सी एस्ट्रोलॉजी, अभी आप लोगों को जो भी आइडिया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, आपको जितना भी मालूम है वो सब आप मेरे को एक एक करके आप बताओ, आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या नॉलेज है। क्योंकि अभी स्टार्ट करने से पहले मुझे वो ब्लैक बोर्ड में जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर है उसको डस्टर से साफ करना है, फिर वापस से स्टार्ट करना है। तो अभी क्या क्या आपको नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, वो मेरे को एक थोड़ा सा जस्ट एन आइडिया। प्लैनेट्स है, जोडियक साइंस हो गया, नक्षत्र हो गया, एंड आपका द हाउसेस जो है भवा, जो 12 हाउसेस, एंड एज भवा का एक एक डिस्क्रिप्शन है, एट्रीब्यूट्स है भवा का। तो इतना ही बेसिक आइडिया है। एंड प्लैनेट्स का न्यूमरोलॉजी जब किया था तो उसका बेसिक एट्रीब्यूट्स पढ़ा था। ओके। और किसी को कोई आइडिया एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कोई टर्म्स ऐसी हो जो सुनी हो कभी, किसी को आपको आपने अपना हॉरोस्कोप दिखाया हो, पंडित जी ने कुछ बताया हो आपको? तो मंगलिक दोष, जोगा, ये सब होता है। राजयोग किसकी किसकी कुंडली में है? ऐसा कोई राजयोग बताया किसी ने कि आपकी कुंडली में राजयोग है? बुधादित्य योग बोला ना, बुध आदित्य योग होता है। राजयोग नहीं, काल सर्प योग और काल सर्प योग, हाँ। ऐसा कुछ बहुत सुना है। मतलब और जितने भी टर्म्स आपने सुने किधर भी, जितने भी टर्म्स किसी ने भी आपको आज तक बोले या सुना ही दिए कभी भी, वो आप सब नोट करके रख लीजिए। ओके। सारे टर्म्स का विल डू आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी टर्म। ओके, ठीक है, जो भी टर्म, सारा टर्म विल एक्सप्लेन। 3-4 चीजें हम तो 3 साल पहले दिखाया था मेरा और मेरी बेटी का, इतना कुछ कंफ्यूज करके रख दिया कि कुछ समझ में नहीं आया कि आप इसका करे क्या, मतलब ये योग है, ये योग है, इसका ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा। और वो जनरल बोलते हैं कि अच्छा पढ़ने जाएगी बेटी आउट ऑफ इंडिया, शादी लव मैरिज होगी। अब ये बहुत वेग चीजें होती है इन टर्म्स ऑफ दिस, लेकिन कुछ स्पेसिफिक या भाई मैरिज होगी तो कौन से साल में होगी, वैसा कुछ अगर बताए तो इट काइंड ऑफ बिकम्स बेटर। बट लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो कोई बता नहीं पाएगा कि शादी कौन नहीं, देखो शादी कौन से साल में होगी ये बता पाना, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब ये होता है कि फेवरेबल पीरियड्स कौन कौन से शादी होने के, उस टाइम पे अगर आप ट्राई करेंगे तो शादी आपका हो सकता है, नहीं हो सकता। ये एग्जैक्टली अगर आप ट्राई कर रहे हैं और शादी नहीं हो रहा तो वो बता सकते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रहा, ये शादी नहीं होगा या डिवोर्स कब होगा, ये सारी चीजें पता, मतलब वो पता आपको सब कुछ लग जाएगा। इट इज जस्ट दैट कि आपको देखना आना चाहिए। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स में बहुत है। तो ये थोड़ा सा एक आप समझे कि पेपर है, मैं निकाल के रखूंगी नेक्स्ट टर्न में फ्राइडे को, तो क्या वो क्या नोट कर बोला लीजिए। हुआ है वो क्या नहीं, क्या क्या बोला हुआ वो बाद में, बट क्या क्या टर्म्स है जो समझ में नहीं आए आपको, वो सारी टर्म्स की हम लोग वो करेंगे। उसमें सारे टर्म्स ही लिखे हुए हैं। और सारी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे क्या है, क्या क्या चीजें हैं। और किसी को कुछ आइडिया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? एनी आइडिया ऑन एस्ट्रोलॉजी? सर मुझे ना एक्चुअली आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 29, तो शादी चाह के भी नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि आई वाज ऑल इन गुड पोजीशन, एवरीथिंग वाज राइट। देखने के लिए वो आते, लड़के वाले आते तो मुझे पसंद नहीं आता, तो कभी उनको पसंद नहीं आता, तो ऐसे हुआ। एंड एट द एज ऑफ 29 आई जस्ट about to complete 29 then I got married. तो बाद में शादी के 2-3 साल बाद when हॉरोस्कोप किसी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि कुछ दोष है, तो इसकी वजह से मेरी शादी। कुछ दोष बाकी लोगों के लिए who are not from, you are from South India Veena? हाँ जी, कर्नाटका। So people who are don't know, कुछ दोष is भांगलिक या मंगल दोष को कुजा बोलते हैं वहाँ पर साउथ में, तो वो सेम ही चीज है। तो कुछ दोष, हाँ, you also have Shubhada kuja dosh? हाँ sir, you also have a kuja dosh in your? No, I don't have. I don't have. My sister had. Okay. Fantastic. मतलब and best part, there is nothing called kuja dosh. There is nothing called kuja dosh. A myth है sir, totally. Complete myth. Biggest scam in astrology.
I term it as a biggest scam. ये 2G स्कैम था ना, जैसे 2G 3G Very true, स्कैम sir. था Yes, sir. ये ये सब वैसे ही डराता स्कैम। है पंडित लोग सब। तो क्या करेगा, आप पैसे नहीं दोगे वैसे, जगह डरोगे नहीं तो पैसे कौन देगा। चलो विल स्टार्ट समथिंग, विल स्टार्ट द कोर्स अभी। एक बीच में एक चीज पूछ हाँ हाँ पूछो, सर। दो मर्जी पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर फॉरवर्ड इज जो वॉबलिंग ऑफ अर्थ जो है वो हाँ फंडा थोड़ा आयांश, से। बिल्कुल हाँ पढ़ेंगे वो हम लोग आयांश, ओके सर, ओके। उसको आयांश बोला जाता है। द रीजन आयांश पता नहीं लोगों को क्यों होता है और क्या होता है, विल स्टडी आयांश कम्प्लीटली, नॉट अ प्रॉब्लम। वॉबलिंग ऑफ अर्थ का जो डिग्री वो है, डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो डिफरेंस आता है, दैट विल लर्न। सो अभी मैं आपको, लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज व्हाट यू विल लर्न इन दिस क्लास। ठीक है, तो आप क्या क्या पढ़ेंगे इस क्लास में, वो चीज़ है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो आज हम कवर करेंगे कि क्या हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर एस्ट्रोनॉमी बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी भी बजाएंगे। अब मैं आपको बताऊं जो चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, वन इज चलित, वन इज फलित, एंड सेकेंड इज गणित। एस्ट्रोलॉजी को दो पार्ट में बोलेंगे, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। तो वो हम समझेंगे वो क्या मतलब है, और हम ज़्यादा टाइम अपना डालेंगे फलित में। ऑल्दो वी हैव 2 इंजीनियर्स हियर, बट वो जो 2 इंजीनियर्स हैं, ये इंजीनियर्स को गणित में ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज उनकी मैथ्स अच्छी है। मेरी मैथ्स ख़राब है, तो मुझे फलित में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं, और गणित करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फ्री में वेबसाइट्स अवेलेबल है। आप जो मर्जी, सारा डेटा आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ फ्री में अवेलेबल है। सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम इन गणित। ठीक है, तो वो हम करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस समझेंगे थोड़ा सा। इंडियन कैलेंडर्स आपने जितने भी सुने होंगे, तिथि क्या होती है और कौन सा काल क्या होता है, जो इंडियन कैलेंडर्स जैसे हम पढ़ते हैं, फेस्टिवल्स हमारे कब कब आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। सायन और निरायन कॉन्सेप्ट होता है ये, सायन ये आयांश के साथ ही है। आयांश मतलब जो हम बात करते हैं वॉबलिंग ऑफ अर्थ का मूवमेंट, उसके हिसाब से तो वो हम पढ़ेंगे। क्या हॉरोस्कोप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के हॉरोस्कोप्स हैं इंडिया में, बहुत कल्चर ही अलग नहीं है, लैंग्वेजेस ही अलग नहीं, हॉरोस्कोप भी हर जगह के अलग अलग है। तो साउथ में डिफरेंट फॉर्म ऑफ हॉरोस्कोप है, नॉर्थ में डिफरेंट है, ईस्ट में डिफरेंट है। तो वो भी हम समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ब्रीफ में ज़्यादा नहीं समझेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी इज वास्ट सब्जेक्ट, नो डाउट, बहुत वास्ट है, बट हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए रेलिवेंट है। जो इरेलीवेंट है उसको हम, आपको जो क्वेश्चन है आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, बट इरेलीवेंट चीज नहीं पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे असेंडेंट, ये पंचांग कैसे देखना है आपने, पंचांग क्या होता है। ऑल तो कोई देखता नहीं है आजकल, सब कुछ गूगल बता देता है, तो देयर इज नो नीड टू सी पंचांग, एंड पंचांग का कुछ मतलब भी नहीं है, बट स्टिल विल गो थ्रू व्हाट पंचांग इज। देन ऑल हाउसेस क्या मतलब है, साइंस का क्या मतलब है, प्लैनेट्स का मतलब क्या है, नक्षत्र का मतलब क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है नक्षत्र, कैसे होता है, सब लॉर्ड्स और इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट इज सब लॉर्ड्स एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। दशा सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, महादशा क्या होती है, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, वो सारी चीज पढ़ेंगे। कैसे कैलकुलेशन होता है उनका, वो चीज पढ़ेंगे। सिग्निफिकेशन ऑफ ईच प्लैनेट, कारक तत्व जिसको बोला जाता है हिंदी में, हर प्लैनेट का पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इसमें एक जेनरिक पराशरी स्टाइल ऑफ प्रिडिक्शंस भी बताऊंगा, कि आप एक हॉरोस्कोप में देखिए कैसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि सन कहाँ पर प्लेस्ड है, उसका मतलब क्या है, जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, उसका क्या मतलब है, लग्न लॉर्ड का क्या मतलब है, ये सारी चीजें। या आपका 4th हाउस में कोई दूसरा प्लैनेट प्लेस्ड है, उसको कैसे रीड करना है, एक बेसिक हम वो पढ़ेंगे। ट्रांजिट्स या गोचर क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मतलब यू कांट स्टार्ट प्रिडिक्शन नहीं सीख पाएंगे इसमें हम, बिकॉज ये 9 इतने कम देर में, ये समझ लीजिए कैप्सूल कोर्स आप कर रहे हैं, जिसमें आपको क्रैश कोर्स होता था ना इंजीनियरिंग एग्जाम से पहले कराते थे, कि आपको सारा कुछ क्रैश में, तो ये क्रैश कोर्स ही है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें पढ़ने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा आपको, बाकी अगर आप पढ़ते हैं तो। बट ये रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे आप। व्हाट डू यू मीन कंजक्शन, रिट्रोग्रेशन, एस्पेक्ट्स, कंबस्शन, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ऑल्दो इसका प्रैक्टिकल पर्पस में ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शंस, बट स्टिल विल डू। हाउसेस क्या है, केंद्र क्या है, उपाच्य क्या है, ये सब चीज पढ़ेंगे। ट्राइन्स क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट योग होते हैं, जैसे आप लोग बताएंगे किसकी कुंडली में कौन सा योग है, तो हम उसको पढ़ के समझेंगे क्या योग है, उसका मतलब क्या है।
और बेसिक रीडिंग ऑफ हॉरोस्कोप, हाउ टू रीड अ हॉरोस्कोप, और लास्ट में आपका सारे जितने भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन हैं उनका निवारण किया जाएगा कि आपका मांगलिक दोष क्या होता है, खालसर्प क्या होता है, शनि की साढ़े सती क्या होती है, और बेसिक इंट्रोडक्शन टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, कैसे हम उसमें क्या करेंगे और कैसे प्रेडिक्शन करेंगे। तो अभी अगर आप नोविस हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं आप पता, आपको हॉरोस्कोप को कुछ भी नहीं मालूम, तो कल को आप किसी का हॉरोस्कोप देख के डरेंगे नहीं, आप उसको पढ़ने के लायक बन जाएंगे। कोर्स खत्म करने के बाद आप हॉरोस्कोप देख के अच्छा ये वाला प्लैनेट इधर है, इसका मतलब ये चीज, इतना आप थोड़ा बहुत बताने के लिए अपनी, बाकी आपकी इंटरप्रिटेशन और बाकी आपका जो समझ है उस पर काम वो होगा करेंगे। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज रिक्वायर्ड, and this will be enough information for you to move on to advanced course of astrology, which is also not much. 3 महीने के अंदर आप 2 महीने के अंदर आकर in 2 months 18 classes you will learn all the predictions for every event of your life. मतलब जो इवेंट आपकी लाइफ का जो भी है, हर एक इवेंट का आप पूरा प्रेडिक्शन आप सीख सकते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड विदाउट एनी बैगेज, विदाउट एनी वो, इस चीज में पूरी चीज में हम लोगों ने जो चीज नहीं कर रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ द पराशरी एडवांस कोर्स, विच आई डोंट टीच जनरली बिकॉज इट इज डजंट वर्क, वो इज डिविजनल चार्ट्स। जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं वो चीजें, आपने नवांश का नाम सुना हो कभी कि नवांश में ये दिख रहा है या कुछ इस टाइप से, तो वो डिविजनल चार्ट्स का पार्ट है, वो नहीं करेंगे। षड बल जिसको बोलते हैं, दिग्बल, इसका प्लैनेट कितना बली है, प्लैनेट में कितने बल है, कितना स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट वो है, वो हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। और लेकिन हम स्ट्रेंथ निकालने के दूसरे तरीके हमारे पास, हम वो पढ़ेंगे। नक्षत्र जनरली लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, हम लोग नक्षत्र को काफी डिटेल में पढ़ने वाले। दिस इज व्हाट यू लर्न इन दिस कोर्स। कुछ जनरल रूल्स हैं कि बी ऑन टाइम, तो सब लोग अपना टाइम पे रहें प्लीज। 6:30 मीन 6:30, लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम, ठीक है। एंड आस्क क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चन व्हेनेवर यू विश टू, but don't try and not interrupt. जितने भी questions है, I'll answer all your questions. I will give you the notes, but it is better that you make your own notes. ठीक है, वो हमेशा ही अच्छा है कि आपको समझ में जल्दी आएगा। कुछ बाकी दूसरे रूल्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी के मतलब से काफी ज्यादा है, which is common sense and logic are not so common. हम लोग common sense नहीं यूज करते, especially when it comes to astrology. And level of fear is inversely proportional to common sense. तो जब आपका टाइम खराब चल रहा है तो आप कॉमन सेंस भूल के आप सब कुछ, सारे दोष देखने लगेंगे अपनी कुंडली, सारी चीजें आपको अलग अलग नजर आने लगेंगी। तो विच इज, मतलब आप पढ़े जो, एंड लेवल ऑफ एजुकेशन भी है इसमें, यू कैन पुट द लेवल ऑफ एजुकेशन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन सेंस। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उसका कॉमन सेंस उतना कम, वो उतना ही मांगलिक। और स्पेशली वी हैव पीपल फ्रॉम साउथ, तो ये जितने दोष हैं ये साउथ में बहुत चलते हैं। एंड संजय, यू आर फ्रॉम, यू स्टे इन कलकत्ता और बंगाल? नहीं सर, मैं दिल्ली में ही है। अच्छा, आप दिल्ली वर्क इन दिल्ली। ओके, दिल्ली बेस्ड है। अच्छा, दिल्ली बेस्ड, तो आपको मालूम होगा, बट यू विल बी अटैच्ड, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में आजकल ब्लैक मैजिक इज इन फैशन। तो एवरीबॉडी थिंक्स दैट उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ किसी ने, which is not there in any other state. तो बंगाल में ब्लैक मैजिक काफी चल रहा है, और दोष जितने हैं वो साउथ में चलते हैं और नॉर्थ में भी चलते हैं। सो ये सारे एरिया वाइज हमारे फ्लेवर्स हैं जो चल रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज, इनमें से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। वॉट एवर एग्जिस्ट, दैट एग्जिस्ट इन योर हेड, नोवेयर एल्स। इनफैक्ट देयर इज अ सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट इन बैंगलोर, सम बजाज, आई डोंट नो कौन है बजाज, वो कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल सोप भी बेचते हैं अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने क्लास में किसी ने। तो यू कैन बाय दैट सोप एंड यू कैन टेक अ बाथ फ्रॉम दैट सोप। 500-600 रुपए का साबुन है, ब्लैक मैजिक निकल जाएगा, ये भी है। सो एक और चीज, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, वी ऑल नो, बट इन एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली इन एस्ट्रोलॉजी, आपको न्यूमरोलॉजी में लिटिल नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सबकॉन्शियस भी आपको उतना सीरियसली नहीं लेता। एस्ट्रोलॉजी में लोग डर जाते हैं बिकॉज वी हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दिस। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, बट इन एस्ट्रोलॉजी इफ यू हैव अ लिटिल नॉलेज इट इज फेटल। तो बहुत जरूरी है कि हाफ को नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज है तभी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें एस्ट्रोलॉजी पे, अदरवाइज नहीं करें।
सेकंड चीज एक और लाइन है कि ये वाला लाइन मैंने उससे लिया, वो आप लोगों ने मूवी देखा होगा ओ माय गॉड, अक्षय कुमार वाला मूवी, ठीक है, उसमें लास्ट में मिथुन चक्रवर्ती उसको एक सेंटेंस बोलता है कि आप ये ऐसे कर नहीं सकते बिकॉज पीपल आर नॉट गॉड लविंग, दे आर गॉड फियरिंग. तो वी आर गॉड फियरिंग पीपल एंड समवेयर डाउन द लाइन वी हैव made astrologers as God. We have started treating them like whatever they say it is written by God, and we are scared, generally scared. ऐसा कुछ नहीं है. It is not nothing. There's no, and I have myself seen this because I come from a different background. I'm not come from a Pandit background. Though I am a Brahmin, but it's not that I'm from. I came from a corporate world to this line. And I have seen myself that once I turned a complete full-time professional astrologer, the respect of the people, colleagues working with me earlier, although my bosses also, that changed completely. They started addressing me like a sir. अरे क्या हो गया भाई? I'm the same guy. There's nothing. I just have changed my profession, and that's about it. There's nothing special. And I'm not. It's just that I know a script which I can read. I can't code. मतलब मुझे कोडिंग नहीं आता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ये भी एक तरीके का कोडिंग है, वो मैंने पढ़ने सीखा, प्रैक्टिस किया, एंड नाउ आई एम चेंज माय प्रोफेशन. दैट एनीबडी कैन डू इट एंड एनीबडी कैन टर्न अप एस्ट्रोलॉजर, बट द रिस्पेक्ट व्हिच यू गेट इन दिस प्रोफेशन इज वेरी हाई. आई डोंट नो व्हाई बट यू गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट. तो एंड सो गॉड फियरिंग है, वही सब लोग फायदा उठाते हैं. सारे ऑल एस्ट्रोलॉजर्स आर वर्क ऑन फियर साइकोसिस. Or otherwise astrology is a pure science. It will work on all, irrespective of your caste, color, creed, religion, anything. It will work on all. Astrology doesn't work on fear psychosis. Astrologers work on fear psychosis. Astrology is like a GPS map. It is like a GPS. आप लोग use करते हैं GPS अपने to travel from one part of the city to another. Use GPS. GPS बताता है कि यहाँ पे traffic है, अभी मत जाओ, don't go that. If you take this route, it will take you say 2 hours, 3 hours, or 4 hours, whatever. एस्ट्रोलॉजी भी यही बताता है आपकी लाइफ में कब प्रॉब्लम आने वाला है, कब से ऑब्स्ट्रक्शन है. डोंट ट्रैवल दिस मच. बाकी साइंस एंड रिलीजन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. रिलीजन इज बिलीफ सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी इज प्योर साइंस. हमारे को जो पढ़ाया गया एस्ट्रोलॉजी, हमने जब तक सुनते आए एस्ट्रोलॉजी को, ये एस्ट्रोलॉजी को इसलिए इस तरीके से इतनी स्टोरीज के साथ बताया जाता है क्योंकि हमारी समझ में आ जाए. बिकॉज आवर ह्यूमन माइंड इज रिलेट वेरी इजीली टू द स्टोरीज. वी कैन रिलेट इजीली टू द स्टोरीज. कोई भी बात को कहानी के उसमें समझाएंगे आपको तो यू विल रिलेट विद दैट स्टोरी वेरी इजीली. बट अगर वो नॉर्मल अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बताया जाए तो आपको उतना रिलेशन नहीं समझ में आएगा. इसीलिए इंडिया में फॉर एवरीथिंग वी हैव सो मेनी स्टोरीज एंड देयरफॉर वी रिलेट टू these stories and we have somehow related these stories to religion. So everything is religion. ऐसा नहीं है. अभी when you are into astrology, you will, if you become a professional astrologer, you will get people from all caste, color, creed, religion, everyone. अब क्या, अभी किसी मुस्लिम को अगर आप बोलोगे somebody who is a Muslim and he comes to you for वो, तो उसको आप कोई मंत्र जाप तो बोल नहीं सकते करने के लिए एज अ रेमेडी. उसको ये भी नहीं बोल सकते फला मंदिर होकर आओ, वो जाएगा ही नहीं कभी. ठीक है, तो वो कैसे, तो क्या मतलब उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी काम नहीं करेगा क्या उसके लिए एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगा क्या? सो there has to be something, no, for them also. It is not just for only one particular religion. Astrology works for all. Second, how many of you read that horoscope in newspapers? रोज क्या आप पढ़ते नहीं? आई एम श्योर पढ़ते होंगे, टीवी पे आता सुनते होंगे आप लोग. नो यू डोंट रीड न्यूज़पेपर में. हाँ, कभी कभी. नहीं, आई यूज्ड टू रीड इट एवरी टाइम. एक बॉम्बे टाइम्स में आता है. हाँ. कोई मिस्टर वकील करके उनका आता है, तो वो मैं पढ़ती हूँ रोज बॉम्बे टाइम्स में. तो बीच में सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम इतना इररेलेवेंट था कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया. थैंक गॉड.
लॉकडाउन में तो अकल आई लोगों को यार, अभी तो सब घर पे बैठे, अभी कैसे ये बता रहा है कि किसी एक राशि वाले अच्छा करेंगे दूसरा, अरे वो दे आर पार्ट ऑफ। अच्छा आपने कभी देखा ये कौन से, बॉम्बे टाइम्स में आता है, दिल्ली टाइम्स में आएगा, हाँ, HT सिटी का जो सिटी वाला जो सप्लीमेंट है उसमें आता है। सप्लीमेंट में कौन सा न्यूज छपता है? लोकल। लोकल। लोकल भी नहीं, फिल्मी। हाँ कौन सा फिल्म स्टार, हाँ फिल्मी हाँ न्यूज, हाँ ऑल फिल्म स्टार हाँ न्यूज। हाँ, बॉम्बे टाइम्स में तो फिल्म ही होता हाँ है, पेज सारी 3 जगह, वाला। सब जगह सब पेज जगह। 3 पार्टी, सब जगह वही है, एडवर्टाइजमेंट होता है, लोकल एडवर्टाइजमेंट उसमें। हम्म। तो बेसिकली वो एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर है, हम्म। तो वो जो छपता है वो भी एंटरटेनमेंट न्यूज है। ओके। It is nothing more than your entertainment news, which the sunshine prediction which is there on a newspaper. So if you read it, don't read it. If you don't read it, it is good for you. 5 तो महीने उसको, में आदत ही छूट गई है। तो एंटरटेनमेंट न्यूज है। एंड मजे की बात यह है कि पीपल रीड इट, पीपल लिसन टू इट, दे नो कि दिस इज फॉल्स, दे नो नथिंग विल मैच, नथिंग विल हैपन, बट स्टिल दे विल रीड इट। ये अभी कुछ नहीं कर सकते, ये हिंदुस्तान है, इसका हम लोग, यू कांट चेंज एवरीबॉडीज हैबिट, नीदर यू कैन चेंज एनीबॉडीज वे दे परसीव थिंग्स। वो आप नहीं कर सकते, वो लोग सुनेंगे। अभी शुक्र है कि पीपल हैव नॉट, देयर इज नो एस्ट्रोलॉजर हु हैव कम एंड टोल्ड यू कि कोरोना वायरस का राशि के हिसाब से प्रभाव क्या पड़ने वाला है। ये मेरे को, मैं मतलब सीरियसली आई टेल दिस टू इन ऑल माय क्लासेस कि ये नहीं है होता है। अगर ऐसा कुछ बोला होता तो आई वुड हैव डन अ केस ऑन हिम। मैंने अपने लीगल फ्रेंड से बात करके रखा था, इसके ऊपर एक केस तो डालेंगे। ये क्या मतलब, हाउ कैन यू, मतलब। एंड आई ऑलवेज से, पीपल आस्क मी कि अच्छा कोरोना वायरस के ऊपर क्या आपका प्रेडिक्शन है, क्या था प्रेडिक्शन? लगा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, होता है ना एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था कभी कभी, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। इसमें जबरदस्ती सारे एस्ट्रोलॉजर्स लगे हुए हैं कि यार ये मिला के कुछ बता दो। अरे बोल दो कि एवरीथिंग इज नॉट इन, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट समथिंग। एंड ऐसा नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर बन गए तो आपको हर चीज का आंसर देना ही है, कंपल्शन है कोई? अरे नहीं मालूम तो नहीं मालूम बाबा, नहीं है तो नहीं है। हॉरोस्कोप, अब लोगों ने बोला उसका कोई टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं मालूम, तो इसलिए हम लोग वी कांट प्रिडिक्ट। वुहान भी ले लेते प्लेस ऑफ, बट टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वी कांट प्रिडिक्ट अबाउट कोरोना वायरस। पीपल आर सेइंग एनी क्रैप व्हाट दे वांट, दे आर कुछ भी बकवास कर रहे हैं, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब दिस नथिंग। एंड देन दे स्टार्टेड, अभी वो जुपिटर सितंबर अभी आपको अचानक से दिखेगा इन मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोज ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूज चैनल्स में। सितंबर एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बड़ा इवेंटफुल ईयर, उस मंथ है इस साल का सबसे बड़ा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसमें कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं और बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग, जिसको फियर साइकोसिस खेलना है वो बढ़ाने पे काम कर रहा है। आइदर वेज प्रोबेबिलिटी 50% है। मैं बोल रहा हूँ खत्म हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 50% है, या तो नहीं होगा या होगा, बढ़ जाएगा या तो होगा, बढ़ेगा या फिर उतना ही रहेगा, वो 50% प्रोबेबिलिटी है। कुछ भी हो सकता है, 50% पे तो खेल ही सकता है इंसान। तो वो चीज है। अब क्या होने जाना है उसमें सितंबर में, जुपिटर एंड सैटर्न करेंटली आर रेट्रोग्रेड, इन रेट्रोग्रेड मोशन, और वक्री है इस समय। तो वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे पूरा, वक्री वगैरह, बकरी सब पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल रीड। तो वो है इस टाइम पे, तो वो स्ट्रेट हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, राहु एंड केतु विल चेंज देयर पोजिशन, राहु एंड केतु विल चेंज देयर पोजिशन। सो वो समझ में आएगा क्या चेंज करेंगे पोजिशन, तो उनका क्या मतलब है। एंड देन वी हैव मरकरी और सन ऑल्सो चेंजिंग इट्स पोजिशन, बट खैर वो उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, जो चेंज करना पोजिशन वो अपना नॉर्मल उसमें चाल में है, चलने दो। तो ये सब चीजें होने वाली। तो सितंबर में क्या क्या होगा वो हम लोग अभी और डिटेल में जब पढ़ लेंगे तब हम, आई विल टेल यू और क्या मतलब है उन सब चीजों का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो वी हैव वन मोर न्यू मेंबर हु जॉइंड इन, जिनका हम वेट कर रहे थे काफी टाइम से। आपका नाम नहीं आ रहा, 1+7 आ रहा, आपका नाम क्या है? और काइंडली इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अ बिट, आप एस्ट्रोलॉजी क्यों सीख रहे हैं? आई थिंक वो सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, दिस पर्सन हैज लॉग्ड इन फ्रॉम द कंप्यूटर, इसीलिए ऑडियो नहीं है, ऑडियो का साइन भी नहीं है। ऑडियो का साइन भी नहीं है। आपको सुनाई दे रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए।
अभी ऑडियो कनेक्ट हो रहा है अभी हुआ? she has that audio is connecting. Okay. अभी आप लोगों को क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन क्या हुआ होगा? अभी इंडिया में एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन कितना पुराना है? वैदिक टाइम से होना चाहिए। वैदिक टाइम क्या टाइम है? वैदिक टाइम कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया। कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है ये, बिल्कुल। वैदिक टाइम कितना पुराना है? 5000 years और 15,000 years वही मैंने बोलने चाहा। I will take 15,000 years. I will not take 5,000 years. 5,000 years तो भी कम है। 15 से ऋग्वेद जो है that is the oldest documented thing, ठीक है? तो ऋग्वेद को हम लोग oldest को मानते हैं। अभी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे सो अभी मैं वैदिक पीरियड कर रहा हूँ। 1500 BC से 600 BC तक was वैदिक पीरियड। दिस इज डॉक्यूमेंटेड बाय नॉट, चलो इंडियन ऑथर्स की हम लोग नहीं समझते हैं, मैक्स म्यूलर के हिसाब से ही, द वन हु डिस्ट्रॉयड इंडियन हिस्ट्री। उसका अगर आप एक इफ यू रीड द बुक ऑफ इंडियन फिलोसफी के ऊपर उसका बुक है मैक्स म्यूलर का, उसने ही हैज मेंशन्ड दैट एज ऑफ वैदिक एज, वैदिक पीरियड वाज 1500 BC to 600 BC। नाउ इफ यू लुक एट इंडिया का ज्योग्राफी के बारे में अगर आप सोचेंगे या देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी जो है, इंडिया शुरू से ही एक तीन साइड से सी था, एक साइड हिमालयस था, ठीक है? तो इंडियन लैंड वाज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड लैंड। जब और इंडिया में सारे सीजन आते हैं, ऐसे लैंड आपको मिलेगा नहीं कहीं पर भी। अफगानिस्तान से लेके आई एम टॉकिंग अबाउट द अनडिवाइडेड इंडिया जो पहले था, पुराना वो था लैंडस्केप, उसमें सारे सीजन हैं आपके, सब चीज आती है, हर चीज इंडिया में होती है। एंड इंडिया वाज अ वेरी खाने की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई इंडिया में, जितना भी आपको खाने का था वो सब कुछ इंडिया में रहा। और वो इंडिया में इसलिए जब आदमी का पेट, जब वो मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें टॉप लेवल जो है वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला स्टेज है। सो व्हेन पीपल आर ऑल द नीड्स, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, ऑल नीड्स आर फुलफिल्ड, सब पूरा होता है, तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज में आता है। यानी वो बातचीत, मतलब वो क्यों है, क्या है, बहुत बड़े अलग अलग रीजंस पे जाता है। इंडिया में ऐसा बहुत ज्ञान था, इंडिया में बहुत लोग इस तरीके की बात करते थे। इंडिया वाज अ वेरी लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, एंड इतना ज्यादा उस पर बहस थी, इतनी ज्यादा उस पर डिबेट्स थे, इतने अलग अलग थ्योरीज थी, हमारी बहुत सारी थ्योरीज थी। विल रीड इंडियन फिलोसफी का थोड़ा सा मैंने बहुत माइन्यूट एक वो रखा है इसमें इंट्रोडक्शन, तो वो कर लें। बट अभी लोगों को पता नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं कि वेद क्या होते हैं। अगर मैं आपसे किसी से पूछूं शास्त्र क्या होते हैं, एनीवन, शास्त्र क्या होते हैं, व्हाट इज शास्त्र? किसी को मालूम है? हम बोलते हैं ना शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र is a generic term for knowledge or text or anything you can say. Very good. So शास्त्र is a generic term which is rightly said by संजय। शास्त्र हम लोग बोलते हैं शास्त्रों में लिखा है, लेकिन अगर कभी आपसे कोई डिबेट करे, आपको पूछे शास्त्रों में लिखा है, तो आप पूछिएगा जरूर कौन से शास्त्र में लिखा है, क्योंकि सब लोग वो खिचड़ी बना देते हैं, शास्त्र, उपनिषद, वेद सब एक ही चीज में कर देते हैं, वो सब अलग अलग है, कोई खिचड़ी नहीं है। वो शास्त्र इज अ जेनरिक टर्म, एक जेनरिक टर्म की तरह भी हो सकता है। बाकी शास्त्र जो है वो स्पेसिफिक चीज है, स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे अर्थशास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र क्या हुआ? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोला। रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोला, तो वो शास्त्र हो गए। तो स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज शास्त्र। तो ये टर्म्स भी हमें नहीं मालूम, हमें अपने कल्चर के बारे में खैर हमें पढ़ाया नहीं, क्या पता लगा, हम कैन टेक दैट एक्सक्यूज, बट हमें पता होना चाहिए। वेद पता होने चाहिए, वेद कौन से होते हैं? वेद 4 वेद हैं, और चारों वेद जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक में मंत्र संहिता होती है, एक ब्राह्मण जिसको बोला जाता है। ब्राह्मण इज नॉट योर नॉर्मल ब्राह्मण जो हम बोलते हैं। ये ब्राह्मण का मतलब एक जो टेक्स्ट रिटन इन अ प्रोज फॉर्म, उसको हम ब्राह्मण बोलते थे उस टाइम पे। फिर अरण्यक है, अरण्यक है मतलब जो पहले आपको मालूम होगा 4 वो होते थे लोगों के, गृहस्थ आश्रम, बाल्य अवस्था, ये अवस्था, और फिर उसके बाद बुढ़ापे में लोग सब कुछ छोड़ के वन में चले जाते थे कि वो मेडिटेशन करेंगे और मोक्ष की तरफ जाएंगे। पुराने जमाने में लोगों का एम होता था
वैदिक टाइम पे कि लिबरेशन कैसे करें, हाउ डू दे लिबरेट फ्रॉम दिस बॉडी। मतलब ये उनका पैदा होने का एम होता था कि वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा रहा है। आज की डेट में ये सारी टर्म बिल्कुल एलियन लगते हैं। आज की डेट में ये है कि कितना बैंक बैलेंस बनाना है, उसका एम है हमारा। हमारा एम बिल्कुल कोई मोक्ष वोक्ष की बात करे तो ऐसा अजीब सा लगता है क्या ये, एंड ये बहुत ही अलग चीजें लगती हैं। एंड इफ दिस थिंग इज टोल्ड बाय अ फॉरेनर, किसी भी फॉरेन उससे आके बताया जाता है तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे एक लेटेस्ट आजकल एक वो है स्विच वर्ड्स करके एक चीज आई है मार्केट में, तो स्विच वर्ड्स, पीपल यूज स्विच वर्ड्स। वो स्विच वर्ड्स और हमारे यहाँ के जो पुराने स्विच वर्ड्स, आई वाज रीडिंग अ बुक ऑन स्विच वर्ड्स, उसमें एग्जांपल उन्होंने गायत्री मंत्र का दिया हुआ है। वो लिस डीन करके कोई बुक है, वो बता रही संस्कृत स्कॉलर, एज पर द संस्कृत स्कॉलर, कोई दूसरा वो भी विदेशी नाम है। मैं कहा हे भगवान, संस्कृत स्कॉलर की नाम ले रहे, उस बुक में लिखा हुआ है एंड सम फॉरेनर एज पर हर वो मंत्र, मतलब बेसिकली अब जैसे हमारे यहाँ ओम है, ओम से बड़ा कोई स्विच वर्ड नहीं, ठीक है। वो और हम बोलते हैं जैसे कोई कुछ करना, हर हर महादेव या जय बजरंग बली या इस टाइप से, वी यूज ऑल आवर ओन कोलोकियल स्विच वर्ड्स एवरी टाइम। बट अभी क्या, अभी हमें वो नहीं समझ में आएगा। somebody tells you that वो उसको यूज करना है, वो नहीं, हमें वो काउंट और जो उनके अंग्रेजी स्विच वर्ड्स हैं वो समझ में आते हैं, टुगेदर डिवाइन काउंट ये, और हम वो प्रैक्टिस करते हैं। खैर एनीवेज, सो ये 4 वर्ड्स थे इनका। उपनिषद अलग चीज है, आप सबको पता होना चाहिए। वेद इज अ सेपरेट बुक, उपनिषद इज अ सेपरेट बुक। उपनिषद का मतलब है, अगर गुरु ने जब ज्ञान दिया तो आदमी नीचे बैठा हुआ था, उसने तब सुना। तो हमारे रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होते थे पुराने जमाने में, सब वो वर्बल थ्योरी के हिसाब से ही चलता था। मैंने आपको ज्ञान दिया, आपने आगे दिया, दूसरे ने आगे दिया, सो जनरेशन टू जनरेशन that entire knowledge was passed on through vocal and verbal knowledge. It was all verbal, there was nothing written, तो all verbal knowledge था। verbal knowledge को 2 पार्ट से बांटा गया है। वन इज श्रुति, मतलब जो वर्बल नॉलेज है, मैंने आपको बोला आपने सुना, श्रुति में सुनना, सुन के जो ज्ञान हुआ वो चीज, और वो सारी वेद और उपनिषद सारे श्रुति वाले वो हैं। फिर एक आता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, विच इज स्मृति, जो कि मैंने याद करके लिखा, सोच के लिखा। तो जितने पुराण है हमारे, जितनी महाभारत रामायण ये सारी चीजें, वो सब स्मृति है, हमने सोच के लिखा। तो श्रुति गॉट ऑलवेज अ प्रीडोमिनेंस ओवर स्मृति, कि स्मृति किसी की सोच से वो हुआ है, बर्थ हुआ है। श्रुति जो है किसी ने, गुरु ने ज्ञान दिया, उससे हुआ है। तो जब गुरु ज्ञान दे रहे थे और कोई आदमी नीचे बैठ के ज्ञान ले रहा था, सीक्रेट नॉलेज जिसे बोला जाता था, उसको उपनिषद बोलते हैं। वो नीचे बैठ के ज्ञान लेना, वो दैट वाज उपनिषद। भगवत गीता इज अ उपनिषद, ठीक है। महाभारत इज नॉट अ उपनिषद, भगवत गीता इज अ उपनिषद। तो ऐसे उपनिषद, आप लोग पूछो उपनिषद क्या है, लोग पूछो किसी से आप उपनिषद क्या है, वो बोलेगा वेद होते हैं, कुछ भी बोलेगा। उपनिषद इज सेपरेट बुक, वो दूसरी बुक है, वेद दूसरे बुक है। एपिक पीरियड आया, स्मृति जो जैसे बोल रहे, जैसे रामायण महाभारत या धर्मशास्त्र जितने थे, ये सारे के सारे उसमें आए। ये राइज एंड शैविनिज्म, वैष्णविज्म, ये सारे, और हेटेरोडॉक्स रिलीजन। हेटेरोडॉक्स रिलीजन कौन से थे? जो वेदों को अथॉरिटी नहीं मानते थे, वो हेटेरोडॉक्स है। ये रिलीजन उसमें है। तो इंडियन फिलोसफी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये हम कवर करते हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी में। मैं स्पेशली 2 क्लासेस देता हूँ उसकी, जिसमें कि हम लोग ये मैं क्या है, हु एम आई का जो है, या मोक्ष कैसे मिलेगा, या मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष का एक्चुअल मतलब क्या है, वो सब चीजें हम उसमें डिस्कस, उसमें बात करते हैं। तो वो वी रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, कौन से हाउसेज में के हिसाब से आप पता कर सकते हैं, तो हम उसमें कवर करते हैं। एंड वो बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ है। आप उसमें अब मोक्ष क्या और मैं क्या, और बड़ा एक मैंने यूट्यूब पे एक वो था विच इज वेरी गुड, आप लोग भी देखिएगा, मुक्तानंद करके कोई है, अगेन स्वामी मुक्तानंद करके, उन्होंने मैं कौन हूँ उस पर कुछ वो बोला था, विच इज वेरी गुड। बॉडी इज नॉट मी, बॉडी को भी हम मेरा बोलते हैं। तो एनीथिंग विच यू से मेरा, ये मेरा है, दैट इज नॉट यू। सो इवन योर बॉडी के लिए भी आप जब भी वर्ड यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे, तो मेरा बोलेंगे, मेरी बॉडी। मैं नहीं बोलेंगे, मैं इज डिफरेंट, मेरा इज डिफरेंट। तो उस पर कैन वी नॉट गेट इनटू दैट, अदरवाइज इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन एंड विद नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, ज्ञान में आ जाएगा फिर वो। अच्छा, सूत्र पीरियड था, जो सूत्र पीरियड थे, सूत्र बन गए, बहुत ज्ञान था हमारे पास, उनको हमने कंसाइज कर दिया, सूत्र बना दिए, छोटे छोटे सूत्र बन गए। तो ब्रह्म सूत्र एक था, विच इज कंप्रेस्ड नॉलेज, इज फॉर ऑल द वेदास, और जितनी भी नॉलेज थी उसका एक कंप्रेस सूत्र बना, ब्रह्म सूत्र जिसको हम बोलते हैं।
और भी कई कई सूत्र है। ब्रह्म सूत्र क्या था? ब्रह्म सूत्र में जैसे आपने सुना होगा ना वर्ड अभी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इज अ ब्रह्म सूत्र। वो एक वर्ड ही अपने आप में एक पूरी बुक लिख सकता है, एक छोटा सा वर्ड जो है अहम ब्रह्मास्मि। तो वो 2 वर्ड्स का वो है, दैट इज अ सूत्र। वो दैट हैज इनफ नॉलेज टू राइट अ बुक, उतना उसमें ज्ञान है। और जो सूत्र पीरियड जो था उसके बाद उसमें अलग अलग हमारे सिस्टम डेवलप हुए। देयर वर 6 सिस्टम्स ऑफ 6 इंडियन फिलोसफी के 6 सिस्टम है। एक दर्शन जिसको बोला जाता है, दर्शन शास्त्र, अगर आपने कभी सुना हो, दर्शन आपने सुना है तो ये है। तो वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ये सांख्य दर्शन से समझो निकल कर आई है। कॉन्सेप्ट जो बेसिस है वो सांख्य दर्शन है, जिसमें पुरुष और प्रकृति का जिक्र है। ये अभी आपको इसमें विल नॉट गेट इनटू दिस दर्शंस क्योंकि ये बहुत इलैबोरेट हो जाएगा। और फिर योग है, योग दर्शन है पतंजलि का, पूर्व मीमांसा मतलब अर्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ योर वेदास, उत्तर मीमांसा विच इज वेदांत फिलोसफी, जिसमें हम ब्रह्मास्मि आया। बेसिक कॉन्सेप्ट था, लड़ाइयाँ थी, इन सब में अलग अलग था। यू वोंट बिलीव, पुराने जमाने में जैसे आज की डेट में बड़ी लड़ाई हो जाती है रिलीजन के ऊपर, पुराने जमाने में जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म को वेदों की अथॉरिटी एक्सेप्ट, वो दे डोंट कंसिडर एनीथिंग एज गॉड। उन्हें कोई गॉड में नहीं है, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो वेद। बट बाकी जो इंडियन जो बाकी हैं, जो शैवनिज्म वैष्णविज्म, वो भगवान का वो था। एंड यू विल बी सरप्राइज, वेदों में भी कोई जिक्र नहीं है भगवान का। वेदों में नेचुरल गॉड्स का जिक्र है कि इंद्रदेव मतलब जो बारिश कराएंगे, फायर, अग्नि, जो 5 एलिमेंट्स ऑन अर्थ, वही गॉड थे, वही गॉड थे, उन्हीं की पूजा होती थी, उन्हीं के लिए सैक्रिफाइस होते थे, वही सब चीज होती थी। देयर वाज नो मेंशन ऑफ एनी गॉड इन वेद। वो अभी बाद में है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब बाद में, ये 5-6 हजार साल पहले ही है। उससे पहले नहीं थे। उससे पहले सिर्फ नेचुरल चीजों को ही गॉड माना जाता था, उन्हीं के फॉलो किया जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें इसलिए मैंने बताई आपको क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने टू गेट बैक टू द रूट्स वो जरूरी है। दूसरा एक ये लाइन है हमारे इसमें, आई एम सीइंग दैट लोग बोर हो रहे हैं इसमें, मैं तो आई कैन गो ऑन टू ऑन इसमें, बट आई डोंट वांट टू, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है टॉपिक को, नॉट गेटिंग बोर्ड। बाकी इसमें क्योंकि दर्शन हम किसी बाद में कभी करेंगे। क्या है, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप पढ़ेंगे ना, मैं यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। आपका एजुकेशन सिस्टम इतना बड़ा फ्लॉड सिस्टम हमें पढ़ाया गया है, हमें बताया ही नहीं गया। मतलब एटॉमिक थ्योरी हमारी 5000 साल पुरानी है, इंडिया में ऑलरेडी डेवलप्ड है। जो हमारे जो भी न्यूटन और जो इसके जो आपके लॉज हैं जो आपको वेस्टर्न साइंस में है, वो सारे हमारे दर्शनों में पूरी इलैबोरेट तरीके से एक्सप्लेन्ड है। इट इज नॉट जस्ट की मेंशन्ड है, एक्सप्लेन्ड है, लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट वो कुछ एक बात बोलते थे, उसके पीछे उनको प्रमाण देना पड़ता था कि ये प्रमाण है। प्रमाण मतलब एक रीजन। तो देयर वाज रीजन फॉर एवरीथिंग व्हिच वाज मेंशन्ड इन आवर बुक, ऑल आवर फिलॉसफीज। उसको दर्शन का नाम देते हैं, एक्चुअली दर्शन ही वो साइंसेस है। तो वो सब चीजें तो वो आप पढ़ें कभी भी, किसी भी कोई भी इंडियन फिलोसफी की बुक आप उठा लें, उसको पढ़ें, इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, पढ़ना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। खैर एनीवेज, अब ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये योगी परमानंद योगानंद की बुक है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसमें उन्होंने लिखा है कि अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन दैट डे एंड एट दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद हिज इंडिविजुअल कर्मा। तो आपके कर्मों के हिसाब से आपके जब ये स्टार्स होंगे फेवरेबल, तब आप जन्म लेंगे। His horoscope is a challenging portrait revealing his unalterable past, मतलब वो वाला पास्ट जिसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, एंड इट्स प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट। तो इट इज प्रोबेबल, इट इज नॉट फिक्स्ड। यू कैन चेंज दोज रिजल्ट बाय योर कर्म। अपने कर्मों के हिसाब से आप उनको चेंज कर सकते हैं। बट ओनली मैन ऑफ इंट्यूटिव विजडम कैन राइटली इंटरप्रेट एंड द नेटल चार्ट, दीज आर फ्यू। तो ये परमानंद योगानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम समझते हैं एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है। और एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष का एक ही वर्ड है, एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोलॉजी हम अंग्रेजी, चूंकि हमारे यहाँ स्कूल हम बोलते हैं, विद्यालय नहीं बोलते, हम स्कूल बोलते हैं। हम लोग अंग्रेजों ने, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ इंग्लिश, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश। तो इंग्लिश इज
दी मेन लैंग्वेज, इसलिए हमने एस्ट्रोलॉजी वर्ड भी हमारी उसमें डाल दिया। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है एस्टर प्लस लॉजिक, या लॉजिक ऑफ स्टार्स, या स्टडी ऑफ स्टार्स, या लॉजिक बिहाइंड द स्टार्स, ये दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। ज्योतिष का मतलब है ज्योति प्लस ईश, ईश इज ईश्वर, ज्योति मीन्स लाइट, तो इट इज ईश्वरीय ज्योति बोल सकते हैं आप इसको, ईश्वर का, या डिवाइन लाइट बोल सकते हैं। डिवाइन लाइट किस चीज के लिए डिवाइन लाइट किस चीज के लिए, डिवाइन लाइट कब यूज होती है, लाइट होती है अंधेरे में यूज, तो लाइट होती है हमें रास्ता दिखाने के लिए, तो एनीथिंग विच इज शोइंग यू वे, तो डिवाइन लाइट इज भगवान की लाइट है, भगवान का वो है विच इज शोइंग यू वे इन फॉर फ्यूचर, या आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें होने वाली हैं आपके लाइफ में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएगा, या आपके फ्यूचर के ऊपर लाइट डालेंगे, दैट इज ज्योतिष। तो हम लोग ज्योतिष पढ़ेंगे, हम लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। और इन दोनों में सिर्फ वर्ड के मीनिंग में डिफरेंस नहीं है, इसके एसेंस में भी, वर्ड के एसेंस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्योतिष जो है इंडियन वर्ड है, एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न वर्ड है। ज्योतिष जो हमारे, हम एक चीज मानते हैं, हम सभी लोग मानते हैं इंडिया में, कि हमारी लाइफ जो है ये इज अ रीबर्थ, पास्ट लाइफ कर्मों के ऊपर बेस्ड है। जो आप बर्थ ले रहे हैं अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से, आपको यहाँ इस जन्म में बर्थ मिलेगा, और आगे फिर इस जन्म के कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में आप बर्थ लेंगे। सो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन अनलेस यू रीच लिबरेशन और मोक्ष। तो ये हमारा एक बेसिक प्राइम थॉट है, उसी बेसिस पे ये हमारी एस्ट्रोलॉजी, या हमारा जो ज्योतिष हम पढ़ते हैं वो चीज है, उसी पे बेस्ड है। और वो अब्राहमिक रिलीजन जितने भी हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, ये दोनों लोग पास्ट लाइफ सोल में तो मानते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में नहीं मानते। इसलिए उनके हिसाब से इसी जन्म में जितने भी आप, जितने जैसे टेररिस्ट हैं जितने मारेंगे, उनको इसी बार इसी उसमें जन्नत मिलेगी, और वहाँ 72 हूरें मिलेंगी उन्हें, तो वो उस चक्कर में लगे हुए हैं। तो खैर, बट दैट इज वो, क्योंकि वो इसी जन्म में मानते हैं, वो अगले जन्म को नहीं समझते हैं। तो अगले जन्म को समझने, ज्योतिष जो है वो अगले जन्म को समझने वाला उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो एस्ट्रोलॉजी आंसर करेगा आपके व्हाट एंड व्हेन, वो बताएगा कि कब कब क्या क्या इंसिडेंट होंगे, और ज्योतिष जो है ये बताएगा आपको व्हाई ऑफ द, मतलब रीजन भी, नॉट जस्ट प्लैनेटरी रीजन बट फिलोसफिकल रीजन बिहाइंड दोज इवेंट्स, उसका भी आंसर ज्योतिष देता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो ट्रांजिट पे बेस्ड है, हमारी दशा सिस्टम पे बेस्ड है पूरा। हम विमशोत्री दशा यूज फॉलो करते हैं, 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स दे फॉलो विमशोत्री दशा, तो वो हम दशा सिस्टम बेस्ड करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन बेस्ड है, हमारी कंप्लीटली मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष जो है वो मून बेस्ड है। अब ज्योतिष में क्या और डिफरेंस, मतलब इनफैक्ट यू कैन से कि हॉरोस्कोप जो है आपका, हॉरोस्कोप इज नॉट फ्यूचर, ये फ्यूचर बताने के लिए नहीं है, ये पास्ट की बैलेंस शीट है, पिछली लाइफ की बैलेंस शीट है जो आप देख रहे हैं इस साल, इस लाइफ में। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें थॉट है, अभी आपको मालूम है कोई सी भी स्टार की लाइट इंडिया अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है? सन की लाइट अर्थ में तक आने में कितना टाइम लेती है? 8 minutes. 8 मिनट्स। कुछ प्लैनेट्स की लाइट आपको आने में इट टेक्स सेवरल लाइट ईयर्स। ठीक है, अभी जो दिख रहा है हमें, जो डिस्टेंस है, वो अभी आज का स्काई नहीं दिख रहा, हमें बहुत पुराना स्काई दिख रहा है। जो आप देख रहे हैं अभी स्टार, वो आज का स्टार नहीं है, वो लाइट तो चली हुई बहुत टाइम है तब की आपको अभी पहुंची है, तो कितना पुराना स्टार आप देख रहे हैं। तो क्या ये सही है जो आप स्टार्स की पोजीशन में पढ़ते हैं, या पहले की स्टार की पोजीशन के हिसाब से हम आगे का बता रहे हैं? सो ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग वियर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, जस्ट पुटिंग अ थॉट इन योर हेड कि ये अभी आज का तो देख ही नहीं रहे, हम तो पुराना देख रहे हैं, तो ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है अभी, ये तो बहुत पहले लाइट चली थी, तो वो कैसे आ रही है इस टाइप। दिस इज अगेन अ वियर्ड थॉट, बट यस इट इज। तो ये डिफरेंस है, ज्योतिष मतलब पुराने, इट्स अ बैलेंस शीट, इट्स अ बैलेंस शीट ऑफ योर पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर का क्या आपका आ रहा है उस चीज में, और ये बैलेंस शीट का आपको कैसे पढ़ना वो देखना। असेट लाइबिलिटीज सारी चीजें होंगी इस उसमें। अब थोड़ा सा हम ज्योतिष की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि काफी ज्ञान मैंने आपको बांट दिया। अभी दो सिस्टम होते हैं, एक होता है जियोसेंट्रिक, एक होता है हीलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में
हम लोग फॉलो करते हैं ज्योतिष के लिए जियोसेंट्रिक सिस्टम। जियोसेंट्रिक में अर्थ इज द सेंटर, कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड everybody, all the planets are revolving around the earth including sun। क्योंकि हम लोग अर्थ में बैठे हुए हैं, हम मार्स में बैठते तो हम मार्स को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानते, क्योंकि हम अर्थ में बैठ के देख रहे हैं स्काई, हम अर्थ में बैठ के हम आगे ऊपर देखते हैं, इसलिए हम लोग जियोसेंट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं, विच इज दिस व्यू, अर्थ इज सेंटर। और अर्थ और सन के बीच में कुछ प्लैनेट्स आते हैं, और सन और आगे सन के पीछे प्लैनेट्स आते हैं, अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बाद प्लैनेट्स आते हैं। वो क्या, कौन कौन से प्लैनेट्स है, क्या प्लैनेट्स है, उनके बारे में, मतलब मरकरी और वीनस अर्थ और सन के बीच में आएगा। हम लोग बोलते हैं अर्थ एंड सन के बीच में। अब चाहे इसमें देख लीजिए, इस वाले डायग्राम में देख लीजिए, तो मरकरी और वीनस दोनों अर्थ के उसमें बीच में, और अर्थ और बियॉन्ड अर्थ, जो बियॉन्ड सन जो है, अर्थ से अगर हम देखेंगे, वो प्लैनेट है आपके सैटर्न, जुपिटर और मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ये 3 प्लैनेट है। हमारे ज्योतिष में हम लोग सिर्फ 9 प्लैनेट यूज करते हैं, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस को नहीं यूज करते। 9 प्लैनेट, मून को भी हम प्लैनेट मानते हैं, मून इज नॉट अ प्लैनेट, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और लेकिन हम उसको प्लैनेट मानते हैं। राहु केतु, ये भी हम, इन दोनों को भी हम प्लैनेट ही मानते हैं, दे आर नॉट अ प्लैनेट, दे आर नॉट इवन ए हेवनली बॉडी, वो सिर्फ 2 पॉइंट है, उन पॉइंट्स को भी हम लोग प्लैनेट ही मानते हैं। तो ये चीज है। और मरकरी, वीनस, ये 2 सिस्टम है। अभी हम इसको पढ़ने के लिए, चलिए अभी आप सबसे पहले तो ये आप एक अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और इसको याद करना है आपने। प्लैनेट्स के नाम आपने इसी तरीके से याद करने हैं, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। दिस इज द ऑर्डर टू लर्न ऑल द प्लैनेट्स नेम। ये आपने 9 प्लैनेट बात करी, 9 प्लैनेट है, बिल्कुल 9 प्लैनेट है, बट उनका ऑर्डर ये है, और इसका रट्टा मारना है आपने। प्लैनेट, सोलर सिस्टम भूल जाइए, जियोसेंट्रिक भूल जाइए, हीलियोसेंट्रिक भूल जाइए, प्लैनेट का ऑर्डर यही है, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ये बहुत बड़ा छोटा शॉर्टकट आपके लिए है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सारे प्लैनेट्स को इसी ऑर्डर में पढ़ने वाले। आपकी दशाएं जो चलेंगी वो भी इसी ऑर्डर में चलती है, नक्षत्र भी इसी ऑर्डर में आपके फॉलो होते हैं, हर चीज इसी ऑर्डर में होती है। तो हमने ये ऑर्डर याद करना है, इस चीज का रट्टा मारना है। अब आप मेरे को ये बताइए, आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि, चलो उससे पहले राहु केतु समझाता हूँ फिर। अच्छा ठीक है, अब आपने ये चीज देखी होगी कि आपने सुना होगा, कई सारे एस्ट्रोलॉजर टीवी पे आते हैं और बोलते हैं कि सूर्य इस राशि में प्रवेश करने वाला है, सूर्य यहाँ जाने वाला है। तो ये राशि कहाँ पर होती है? व्हाट इज राशि, क्या होता है? एनीवन, क्या होता है, व्हाट इज राशि? हम जिसमें बॉर्न हुए हैं वो क्या नहीं, मतलब मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि मतलब मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था, मैं अपनी कंफ्यूजन थी मेरे को, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, कि ये राशि मतलब कहाँ प्रवेश किधर कर रहा है, किधर दरवाजा है, किधर से प्रवेश, मतलब व्हाट डज दिस मीन, सूर्य प्रवेश कर रहा है, इसका क्या मतलब है? या मरकरी जो है अपनी राशि बदल रहा है, या राहु ने आज ये अपना बदल दिया, जुपिटर, टीवी पे आके इतने इतने लोग बोलते थे, तो क्या है? रिलेटिव व्यू ऑफ अर्थ, जो कॉन्स्टेलेशंस है, थ्योरेटिकली उसको ज़ोडिएक जो साइन है, तो अर्थ से जब हम देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, दैट टाइम व्हेन सन कहाँ पे है, सो इट्स अ इमेजिनरी पाथ, बेसिकली पाथ नहीं है, वो पाथ नहीं है, वो ज़ोडिएक जो है, जो ज़ोडिएक, आप यहाँ से आपने नीचे देखा, ऊपर देखा, स्टार स्काईज की तरफ देखा, तो या अभी तो नहीं देखेंगे, सिटी में तो कुछ नहीं दिखेगा, आजकल दिल्ली में हवा अच्छी चल रही है तो स्टार थोड़े बहुत अच्छा दिख रहे हैं और क्लियर है वेदर, बट अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव में देखेंगे आपको स्टार पूरे दिखाई देंगे, तो वहां पे आपको स्टार्स को, मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे 5000 साल पहले कौन सी इनके पास आंखें थी, और कौन से हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, इनके पास कौन सा टेलीस्कोप था कि इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन इन्होंने करी हुई है, जो आज तक ठीक बैठी, आज तक वही सेम फॉलो हो रही, कुछ चेंज नहीं किया। मतलब वो एग्जैक्टली दे न्यू डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार्स, ईच एंड एवरी स्टार, उनको नक्षत्र भी दिखाई दिए, मतलब एक राशि था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले, हमने नीचे से ऊपर देखते तो सिमिलैरिटी है,
अब ये आप इंक्विजिटिव माइंड देखिए अपने ह्यूमन बींग्स का, कि उसको क्यों समझ में आया, क्यों उसको ये लगा कि ये करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी बनानी भी चाहिए, कोई रिलेशन होना भी चाहिए। उसने देखा सन जो है एक टाइम पे आपको दिखेगा, सुबह दिखना शुरू होगा विच इज सनराइज, और एक टाइम पे सेट होना शुरू करेगा। ओवर द इयर्स वो टाइमिंग मैच करी, तो टाइमिंग सही थी। वो सेम टाइम पे हर साल सेम टाइम पर ही सन ऊपर राइज करेगा, सेम टाइम पे ही सेट करेगा। मतलब अर्थ की जो रोटेशन थी वो बिल्कुल फिक्स थी, और उसी रोटेशन के हिसाब से आपको जो स्काई में जो स्टार्स दिख रहे थे वो भी एकदम फिक्स्ड है। हर रोज वही सेम, हर साल वही सेम दिखेंगे, हर साल वैसे ही चलेगा, वैसे ही प्लैनेट्स दिखेंगे। तो दे वो एक वो होता है ना कि क्यों था, कि ऐसा क्यों होता है कि ये सब फिक्स्ड है। तभी वो शुरू हुआ उसमें ऋग्वेद में, ऋग जो वे वर्ड है दैट इज आल्सो फ्रॉम री शब्द से बनता है रित। रित इज योर नेचर, इज योर यूनिवर्सल लॉ जिसको बोल सकते हैं आप। तो रित इज योर प्रकृति, नेचर जिसको हम बोलते हैं, उसी से ऋग्वेद बना। उसी से दे हैड दैट इंक्विजिटिवनेस उस टाइम पे कि ये क्यों होता है ऐसा, व्हाई ये एवरीथिंग इज वर्किंग एज पर अ लॉ, एज पर अ फिक्स्ड लॉ, एवरीथिंग हैज मतलब इट हैज अ फिक्स्ड टाइमिंग। तो वो जो लॉ ऑफ नेचर है उसको ह्यूमन लाइफ में कैसे लेकर आए, उसके बेसिस पे, और कैसे हम उसको रिलेट करें, कैसे हम लॉज कि हमारी लाइफ भी उतनी ही रेगुलेटेड हो जाए कि हम बिल्कुल फिक्स टाइम पे चलें, काम करें, उसके बेसिस के वही सब स्टडीज थी हमारे ऋषि मुनि जितने भी जिन्होंने बनाए साइंसेस, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कि हम कैसे ऑर्डर अपनी लाइफ में लेकर आए विद रिलेशन टू प्लैनेट्स, विद रिलेशन टू ऑल अदर एक्टिविटीज। तो वन ऑफ द रिजल्ट वाज दिस एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस, जिसकी वजह से ये बनी। और ये रिलेशन उन्होंने देखा कि फॉर सो मेनी इयर्स जब बच्चे कब पैदा होते हैं, तो इसकी एक टेक्स्ट बुक है जो पराशर ऋषि ने लिखी। किसने लिखी ये भी बड़ा डिबेट है, कौन से ऋषि ने किसकी ऋषि का वो है ये एस्ट्रोलॉजी बनी जो। तो पराशर ऋषि। अब पराशर ऋषि कौन, आप लोगों ने अगर महाभारत देखी हो तो महाभारत में जो भीष्म की जो मदर थी, जो शांतनु की वाइफ, उसका जो जिनका पुत्र वेदव्यास था, जो वेदव्यास ने महाभारत लिखी हम सबको मालूम है। तो वेदव्यास के फादर कौन थे, ऋषि पराशर। ऋषि पराशर और सत्यवती का के पुत्र थे वेदव्यास। तो ऋषि पराशर की बुक आती है, उनके एक लिखे हुए श्लोक है या वर्सेस कह लीजिए, उनकी बुक है बृहद पराशर होरा शास्त्र। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र इसकी टेक्स्ट बुक है ये, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल टेक्स्ट बुक फॉर एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद भृगु संहिता बनी, एक और भी ऋषि थे जो भृगु थे जिन्होंने भृगु संहिता बनाई, वो भी सिमिलर प्रिंसिपल्स पे है। महाभारत अगर आपने देखी हो रिसेंटली, तो उसमें वो धृतराष्ट्र एक एस्ट्रोलॉजर को बुला लेते घड़ी घड़ी अपने पास कि बताओ मेरे आगे आने वाला क्या है। वो ऋषि जैमिनी थे उसमें। तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी भी एक एस्ट्रोलॉजी है, हम थोड़ा सा समझेंगे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है। तो जैमिनी ऋषि की भी एस्ट्रोलॉजी है। तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऋषि पराशर और ऋषि भृगु और ऋषि जैमिनी, इन सब के अपने अपने कॉन्सेप्ट, अपने अलग अलग तरीके थे चीजों को एनालाइज करने के। बाकी जो हम पढ़ते हैं आज की डेट में, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो गया या जो भी बाकी और चीजें हैं, विद द एडवेंट ऑफ योर कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर का जब से शुरू हुआ, तब से आप समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी को हमने मैंने बताया दो हिस्सों में बांटा हुआ है, गणित और फलित। गणित जो है वो है कैलकुलेशंस, सारी कैलकुलेशन। अब से अगर आपने कभी नोट किया हो, आपसे आपको याद हो, अगर कभी कोई 20 साल पहले या 25 साल पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, तो 25 साल पहले कोई एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपने देखा होगा तो उसने पंचांग खोल के आपकी कुंडली बनाई होगी, या एक लॉग वाला कैलकुलेटर था उसके अंदर देख के कुंडली बनाई होगी आपकी, अगर आपको याद हो। या आपको अपने जो आप कुंडली ले गए होंगे अपनी जन्म के टाइम पे बनी हुई, वही उसको देख के ही उसने प्रेडिक्शंस किया होगा, जो भी किया होगा। तो एक तरीका वो था जिसमें कि गणित वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ कैलकुलेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब से सॉफ्टवेयर बन गए, हमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। सारी कैलकुलेशन हर एक की बिल्कुल एक्यूरेट है। जितने भी आप वेबसाइट से, आप हजारों वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में डाउनलोड करेंगे, आपका हॉरोस्कोप आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे हॉरोस्कोप सेम बनकर आएंगे, कोई लड़ाई नहीं। जब गणित पे, और जितने भी, मैंने पहले बोला कि हमारे यहाँ पास दो वो है इंजीनियर्स हैं, इन लोगों को गणित में बहुत मजा आएगा, कैलकुलेशन में मजा आता है। बहुत सारे इंजीनियर्स घुसे इसमें,
एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिन्होंने बहुत काम किया एस्ट्रोलॉजी में और हमारी सबकी हेल्प करी वो सॉफ्टवेयर बनाने में, सबकी मतलब अब की आगे। लेकिन अब आप ये सोचिए, सारी वेबसाइट, लाखों वेबसाइट, हजारों वेबसाइट जो काम कर रही है इस टाइम पे, जो फ्री का आपको हॉरोस्कोप डाउनलोड करके दे रही, वो सब हॉरोस्कोप तो डाउनलोड कर दे रही, सबका एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ, सबकी चीजें एकदम एग्जैक्ट आएंगी। बट प्रिडिक्शन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए फिर भी इंसान की ही जरूरत है। अगर सब कुछ सॉफ्टवेयर से हो गया तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो प्रिडिक्शंस भी सॉफ्टवेयर वाले ही कर दे? ऐसे वो भी तो पॉसिबल है ना। इट कैन, दिस कैन आल्सो बी ऑटोमेटेड। इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जब सबकी सही आ रही है, एक जैसी आ रही है, आप प्रेडिक्शंस पढ़ेंगे तो सबके मतलब अलग अलग है। हर वेबसाइट का आपकी आप डाल के देखें, एक एप्लीकेशन आती है जो मैं सभी को बोलता हूँ आप लोग यूज करें। 90% एस्ट्रोलॉजर भी वही यूज करते हैं जो सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, विच इज कॉल्ड एस्ट्रोसेज। तो एस्ट्रोसेज करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कुंडली बना सकते हैं आप। वो फ्री सेवा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आपको एटलीस्ट अपनी पढ़ने के लिए, अभी आगे समझने के लिए, क्योंकि अभी से नेक्स्ट क्लास से आप अपना हॉरोस्कोप एटलीस्ट देखना शुरू करेंगे कि हॉरोस्कोप है क्या, और हॉरोस्कोप को एक एक छोटी छोटी चीज उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो हॉरोस्कोप आप बना लेंगे अपना उससे, या आपके पास प्रिंटेड पड़ा हो पुराना तो उसको आप निकाल लीजिएगा, एक हॉरोस्कोप साथ में रखिएगा, तभी हम पढ़ पाएंगे उसको। और ये एप्लीकेशन, और आप उसके अंदर भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी रिजल्ट आएंगे आपके, एनुअल रिजल्ट, मंथली रिजल्ट, और जितनी भी आप वेबसाइट ले लीजिए सब में आएंगे, सबके अलग होंगे। दशा भी सबकी सेम होगी, मतलब कैलकुलेशन ऐसी है कि दशाओं का पीरियड, जो टाइमिंग है, डेट्स हैं, वो भी सबकी सेम आ रही होंगी कि आपकी ये दशा चल रही है इस टाइम, ये दशा अंतर्दशा प्रतिदिन, लेकिन फिर भी जो रीडिंग है वो रीडिंग नहीं सेम है। कुछ तो होगा ना कि रीडिंग क्यों नहीं सेम है, जब सारी कैलकुलेशन सेम कर ली। तो लड़ाई गणित में नहीं है, लड़ाई गणित में नहीं है कि किस टाइम पे कौन सी दशा चल रही है। लड़ाई उस गणित में एक आई है, जो एडवांस वाले जो एस्ट्रोलॉजर है, जो आयांश के ऊपर लड़ाई करते हैं, कौन सा आयांश यूज करें। चित्र पक्ष आयांश एक होता है, अलग अलग आयांश में समझाऊंगा आपको क्या होता है, तो वो अभी आप डोंट जंप इनटू दैट। एक छोटा सा पार्ट है कैलकुलेशंस का, समझ लीजिए, जिससे कि टाइमिंग जो है, दशाओं की टाइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, जिससे प्रेडिक्शंस ऑफ इवेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, महीने 2 महीने का फर्क है, ज्यादा का नहीं। तो वो आयांश कौन सा यूज किया जाए, उससे सही कैलकुलेशन आएगी कि नहीं आएगी। तो गणित जो है, गणित अपना साइंस जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, गणित अपने आप प्रोग्रेस कर रहा है, और उसमें कोई डिबेट नहीं है, किसी को कोई लड़ाई नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये गलत है कि सही है। सारा डिबेट, सारा लड़ाई, सारी चीज जो है वो किस में है, वो है फलित में, कि आप रीड कैसे करेंगे उस चीज को। जो आपका हॉरोस्कोप आया उसको कैसे हमने पढ़ना है, और पढ़ने के नए नए तरीके निकल रहे हैं, वो भी अच्छा है। क्योंकि जितने नए तरीके निकलेंगे, जितने अच्छे वो निकलेंगे, वो तरीके आएंगे हमारे पास, उतना हम अच्छा पढ़ पाएंगे किसी भी हॉरोस्कोप को। तो एक ट्रेडिशनल तरीका हमारे पास है, पराशरी जिसको बोलते हैं। कितने तरीके की एस्ट्रोलॉजी है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कितने तरीके की एस्ट्रोलॉजी आती है। मार्केट में जो चल रही है क्या है, एक है पराशरी, जिसको बोला जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब वैदिक जो है वर्ड, ये वो हो गया जेनरिक नेम हो गया, जैसे डालडा हो गया वनस्पति के लिए, कोलगेट हो गया टूथपेस्ट के लिए, और जो होता है ना बिस्लरी हो गया मिनरल वाटर के लिए। ठीक है, तो जेनरिक नेम, हर प्रोडक्ट का एक जेनरिक आया था, जो पहला फर्स्ट मूवर होता है उसका एक जेनरिक नेम आया था, तो उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल दिया गया। मजे की बात यह है, वेदों में एक पैसे की एस्ट्रोलॉजी नहीं, मतलब ये एक इतना सा भी एस्ट्रोलॉजी का जिक्र भी नहीं, वेदों में एस्ट्रोलॉजी नहीं है। वेद, मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी कहाँ है, एस्ट्रोलॉजी की बेसिक टेक्स्ट बुक है बृहद पराशर पुरा शास्त्र, पराशर ऋषि की जो वो है भृगु संहिता, जैमिनी की एक अलग अपनी बुक है। ये सारी बुक्स जो वो कलेक्शन ऑफ वर्सेस है, वो वेदों में नहीं है, वेदों में कोई वो नहीं है, तो वेदों में एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज एन एब्सर्ड टर्म, इज अ मिसयूज टर्म। मिसयूज क्या, अब तो इट इज कॉमन टर्म, अब अपने कुछ भी बेचना है आपने। एक वैदिक टर्म कब से फैशन में है, जब से हमारा वो आया, लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बाहर जाना शुरू हुआ 90s में,
90s में आप देखेंगे 90s ने बहुत चीज़ों को जन्म दिया इंडिया में। जो फॉरेन नॉलेज आई नहीं, अर्ली 90s में टैरो शुरू हुआ इंडिया में, अर्ली 90s में आपका न्यूमरोलॉजी आया, और अर्ली 90s में ही आपका वास्तु शुरू हुआ। भाई पहले तो रियल एस्टेट होता ही नहीं था कुछ, जैसे रियल एस्टेट का बूम आया वैसे ही वास्तु शुरू हुआ। वास्तुशास्त्र बहुत पुराना है, नो डाउट, और बिल्कुल काम करता है, एकदम काम करता है। हम लोग पढ़ेंगे, जब प्लैनेट्स की डायरेक्शंस पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत वास्तु भी समझाऊंगा, उतना समझाऊंगा जितना की जरूरत है आपको, उससे ऊपर की जरूरत नहीं है आपको। उससे ऊपर की वास्तु जो है, क्योंकि आप अपार्टमेंट में कौन सा दीवारों में कौन सा कलर हो और उसके हिसाब से आपका कौन सा वो आ गया, खराब हो गया, ठीक हो गया, उस झोल में मत पड़िएगा कभी भी। जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है वो दशाओं में होने वाला है। अगर दशा ठीक है तो सब ठीक है, खराब है तो कुछ फिर अपने कर्म ही ठीक करिए आप, तभी ठीक हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो ये रेमेडीज पे हम लोग अलग बात, रेमेडीज खैर वी टॉक इन डिटेल इन वो एडवांस। बट एक होता है पराशरी, जिसको हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, अलग अलग तरीके की ज्योतिष है। फिर होता है आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं जेमिनी। इसमें दशाएं जो है ना, दोनों में फर्क है। पराशरी वैदिक में दशाएं चलती हैं प्लैनेट्स की, मतलब हम बोलेंगे शनि की दशा है और उसकी दशा है अपनी, राहु की दशा शुरू हुई तो प्लैनेट्स की दशाएं आती हैं। जैमिनी में दशाएं आती हैं राशियों की, मतलब उसमें मेष राशि की दशा चलेगी, उसमें वृषभ राशि की दशा चलेगी, या टॉरस की चलेगी, जेमिनी की चलेगी, कैंसर की चलेगी, वो सब चलेगी, तो वो चीज अलग है। फिर वैदिक को ही पढ़ने के, वैदिक ही पढ़ते जनरल लोग, 90% लोग जो है वो वैदिक ही फॉलो करते हैं, वैदिक ही पढ़ रहे हैं और वैदिक ही करते रहेंगे। ये वैदिक किस चीज पे बेस्ड है, ये भी हम अभी बात करेंगे। और एक और तरीके की एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई जिसको हम बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। ये जब ये पिछले 15-20 साल से शुरू, 25 साल हो लगा लो आप से केपी एस्ट्रोलॉजी शुरू। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, स्टेलर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, उसको स्टेलर एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। स्टार, स्टेलर का मतलब स्टार, स्टार का मतलब नक्षत्र। तो नक्षत्रों पे ये रिसर्च में, और जैसे जैसे इंजीनियर्स आए हमारे, ये कृष्ण मूर्ति जो थे ये भी एक इंजीनियर ही है, ये इन्होंने इन्वेंट किया ये कृष्ण मूर्ति पद्धति नक्षत्र के बेस पे किया, कि नक्षत्र बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, और प्लैनेट को पढ़ने का स्टाइल उन्होंने बदला। तो वो भी हम समझेंगे, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या सब बदला और कैसे हम करें। पहले हम बेसिक्स पढ़ लें। केपी है, केपी के से ही एक ब्रांच है समझ लीजिए, या केपी का एक अलग वर्जन है जिसे हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और फिर इसी का एक और वर्जन है अलग से जिसको हम कस्पल इंटरलिंक बोलते हैं। ये सबसे लेटेस्ट है, कस्पल इंटरलिंक वाला जो फंडा है। रिपीट कीजिए इसका। कृष्णमूर्ति पद्धति का देयर इज अ पार्ट कॉल्ड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मतलब इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, इट इज सेपरेट। कृष्णमूर्ति पद्धति इज सेपरेट, वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल, बट यू कैन कॉल इट केपी की जगह, मतलब आई शुड से कि नक्षत्र बेस्ड, दिस इज नक्षत्र। नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन जो है करने का तरीका एक निकाला गया। नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में केपी एस्ट्रोलॉजी आता है कि नक्षत्र के बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग। फिर उसी में एक आता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, फिर उसी में एक आता है कस्पल इंटरलिंक। दीज आर डिफरेंट फॉर्म वैरायटी ऑफ। क्या बोले आप, कस्पल इंटरलिंक? हाँ, कस्पल इंटरलिंक ये लेटेस्ट हुआ, अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसको क्या मतलब है इनका, अभी आपको ज्यादा बोलिए, यू कैन जस्ट नोट डाउन कि कितने तरीके की एस्ट्रोलॉजी चलती है मार्केट में और क्या क्या है। 90% मेजोरिटी जो है पराशरी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं वही यूज करते हैं। पराशरी प्रिंसिपल जो है उसी को यूज किया जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं? पराशरी नाड़ी। ओके, हम एडवांस में नाड़ी पढ़ेंगे, प्रेडिक्शंस के लिए ये करेंगे। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो वैदिक है, वो जेनरिक है, वो सबके लिए, सारी एस्ट्रोलॉजी के लिए सेम, सब कुछ सेम हो, क्योंकि बेसिक्स है। अब एबीसीडी आपने सबने पढ़ी है, अब वो अब ये भी एबीसीडी पढ़ने वाले हैं हम लोग, A to Z, और वर्ड और लेटर, मतलब जैसे होता है ना 10th तक आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, 10th के बाद स्पेशलाइजेशन किया कि आपने साइंस लेना है, कि आपने आर्ट्स लेना है, कि कॉमर्स लेना है,
ठीक है, आजकल तो मिक्स कर लेते हैं, वो कॉमर्स में भी मिक्स कर लिया, साइंस में भी फिलोसफी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आने वाले टाइम में बिल्कुल ही मिक्स्ड है। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पॉलिसी, हाँ, सब कुछ तो ये बहुत अच्छी बात है, वो तो खैर अच्छा है। बट हम जो पढ़ेंगे, हम बेसिक पढ़ेंगे, 10th तक पढ़ेंगे, 10th तक जो हमारी पढ़ाई है एस्ट्रोलॉजी की, हम वो पढ़ेंगे, वो हम कर लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि कितनी हमें, हम आगे कहीं पर भी जा सकते हैं उसमें। ओके। और उसके बाद हम जो करेंगे वो है हमारी जो एडवांस स्ट्रीम है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, तो हम वो भी करेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें अब आपको हम बात करने वाले हैं उसकी, गणित फलित हमने कर लिया, वैदिक हमने समझ लिया। अब हमें समझना ये है कि हमारे ये कहाँ पर है, ज़ोडिएक्स हैं कहाँ, और स्टार्स प्लैनेट इनका क्या मतलब है, किधर कितना मतलब है। तो इसमें मतलब बड़ा, मैं इसको राउंड डायग्राम की जगह सर्कल मेरा बड़ा गंदा बनेगा, तो मैं एक फ्लैट बना रहा हूँ, कंसिडर दैट एज अ राउंड स्फेयर, ठीक है, वो ज़ोडिएक उसके हिसाब से करेंगे। ये जो 3 लाइन है ये राउंड भी हो सकती है, इसको राउंड भी हम ले सकते हैं। अब ये हमारा ज़ोडिएक है, ज़ोडिएक मतलब अभी हम बात करते हैं 8 डिग्रीज 8 डिग्रीज, जो हमारा जो सरकमफेरेंस है ज़ोडिएक के, जिस बैंड में हम लोग घूम रहे हैं, वो सिर्फ 16 डिग्री का, विच इज ओनली 16 डिग्रीज, 8 डिग्रीज ऊपर, 8 डिग्रीज नॉर्थ, 8 डिग्री साउथ, ये बैंड की पूरी विड्थ जिसमें हम लोग चल रहे हैं। अभी हमारा ये सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अब मैं आपको राहु केतु के बारे में बात स्टोरी बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ राहु केतु। दो पॉइंट्स हैं ये कोई प्लैनेट्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं। तो आप ऐसा एक डायग्राम बना सकते हैं, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये ऐसे प्लैनेट्स दिखे हमें, अर्थ में हम लोग रहते हैं यहाँ, ठीक है, और ये अर्थ से सबने देखा, ऊपर देखा। जब आप ये समझ लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है जिस टाइम पे, उस टाइम का हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ऊपर एक यूनिवर्स का, कि ये जैसे होता है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक फोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वो एक स्क्रीनशॉट ले लिया कि उससे पता लग गया कौन सा प्लैनेट किधर किधर क्या नहीं है। वो एक स्क्रीनशॉट हमारा बड़ा सिंपल तरीका है पता करने का। अब ये यूनिवर्स देखा, अब इसमें हमें बहुत सारे स्टार्स दिखे, प्लैनेट्स थे ही, बहुत सारे स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस थे, बहुत सारे कॉन्स्टलेशन थे, ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत सारे थे। अब वो सिमिलर तरीके के स्टार्स थे, और पुराने जमाने में आप समझिए उनकी शेप जो थी स्टार्स की, वो किसी ना किसी एनिमल से या किसी ना जनरली एनिमल से मिलती जुलती थी। तो हमने जितनी राशियां हैं उनके सिंबल्स अगर आप देखेंगे, वो आधे से ज्यादा एनिमल्स ही हैं। तो सिमिलैरिटी, एक चीज आप ध्यान रखिएगा अपना, एक उसका एक पेरेंट स्टेटमेंट है एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। तो एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। हम सिमिलर चीजों के हिसाब से ही काम करते हैं, सिमिलर है। सिमिलर मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे मार्स का कलर हमने जब यहाँ से आप देखते हैं, आज भी आप देखेंगे ऊपर स्काई क्लियर होगा तो आपको रेडिश एक प्लैनेट दिखेगा,
रेडिश सा एक स्टार दिखेगा, दैट इज मार्स। वो मार्स अगर रेडिश है, जब वो रेड था, इस चक्कर में हमने उस सारा कुछ मार्स को मंगल का दिन भी दे दिया और मंगल को सब कुछ लाल कर दिया। इनफैक्ट हनुमान जी को भी हमने रेड कलर के कपड़े बनाए, रेड कलर के कर दिया। और वी डोंट नो कि हनुमान जी रेड कलर के थे उस टाइम पे कि नहीं थे, बट वी डिनोट एवरीथिंग एज रेड ऑन ट्यूजडेज। ये भी बोलते हैं ट्यूजडेज को आप रेड पहनो, उससे ट्यूजडेज इज फॉर रेड। तो ये हर दिन के भी कलर्स हैं और हर एक क्योंकि सिमिलैरिटीज है। वीनस सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार इन योर स्काई इज वीनस, व्हाइट दिखेगा एकदम और सबसे चमकता हुआ स्टार दिखेगा। और वो जो स्टार वीनस दिखता है इसलिए व्हाइट है, इसलिए हमने वीनस को व्हाइट से और डायमंड से जोड़ दिया। और व्हाइट, एनीथिंग व्हाइट इज वीनस। मून तो व्हाइट है ही है, तो व्हाइट कलर हमने मून को भी दे दिया। मून में शाइनिंग नहीं डाली, जो मून के अंदर शाइनिंग कर दो तो वो वीनस टाइप का आपको समझ में आया, वो वीनस है। एनीथिंग विच इज शाइनिंग इज वीनस। तो एनीथिंग विच इज शाइनिंग अक्रॉस, जो अगर आपने ज्यादा मेकअप भी कर रखा है तो वो भी शाइन कर रहा है आपका, तो वो भी वीनस ही है। ऑल वीनस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वीनस देयर। तो वो सारी चीज हमने वीनस में डाल दी। जो ग्रीन दिखा, ग्रीन स्टार दिखा हमें, तो ग्रीन स्टार हमने किस में डाला, मरकरी में डाल दी। ग्रीन स्टार इज मरकरी, तो ग्रीन कलर मरकरी से एसोसिएट कर दिया। वो भी बड़ा आसान है हमारे लिए, मरकरी से एसोसिएट। तो ऐसे येलो दिखा जुपिटर, हमने येलो कलर को जुपिटर से एसोसिएट कर दिया। सैटर्न ब्लूइश दिखा, ब्लूइश ग्रे दिखा, तो ब्लू कलर हमने सैटर्न ब्लू या ब्लैक कलर सैटर्न के साथ डाल दिया। ये सारे सिमिलैरिटीज की साइन है और सारी चीजें हम सिमिलैरिटीज पे करेंगे। अगर आप सिमिलैरिटीज जोड़ सकते हैं तो आप कोई भी रेमेडी क्रिएट कर सकते हैं किसी के लिए भी। आप सब ये रेमेडी का खेल सारा उसी से शुरू, कहीं कुछ ऐसा है नहीं, बट वो रेमेडीज का जो है। और ये भी मजे की बात है, जितने हम जेमस्टोन्स के पीछे भागते हैं, जेमस्टोन एज रेमेडी, वो बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहीं रेमेडी का जिक्र भी नहीं, किसी भी जेमस्टोन का जिक्र, फिर भी लोग पहनते हैं, फिर भी लोग बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, यू कैन वर्क, बिकॉज रेमेडीज ओनली वर्क ऑन फेट, दे डोंट वर्क ऑन एनीथिंग एल्स। तो अब ये यहाँ से हमने ये बना दिया। अब ये हमने स्टार्स दिखे पीछे पीछे, तो हमने इसको इलेक्ट्रिकल। हाँ जी बोलिए। सॉरी, एक क्वेश्चन था। आपने जो सीक्वेंस थोड़ी देर पहले बताया था, केतु, वेनस, सन, मून, मार्स, मैं यहाँ से ड्राइंग में तो सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ड्राइंग में नहीं बना सकते ना, मैं थोड़ी केतु की इधर ले आऊंगा। ड्राइंग में तो एक बना हुआ सीक्वेंस है, वही फॉलो करना। वो सीक्वेंस का लॉजिक क्या है, वही मैं अभी करेंगे, अभी करेंगे। वो लॉजिक आपको समझ में आएगा। आपको ये समझ में आया कि बहुत जल्दी आपने बहुत सारी सीख ली है ना, मैंने बताया ना क्रैश कोर्स है, तो आपको सारे जितने, जैसे हम बोलते हैं ना, वो आपका क्या बोलते हैं कोर्स को आजकल, ऐसे जो आते हैं कैप्सूल कोर्स या क्रैश कोर्स, ये वो है। तो आपको जल्दी सिखाना है, तो शॉर्टकट्स आपको सारे देने पड़ेंगे। तो वो शॉर्टकट है प्लैनेट्स का ऑर्डर याद करने, क्योंकि आपकी दशाओं का ऑर्डर वही है। जब आप दशा कैलकुलेट करेंगे, आपको केतु के बाद वीनस की ही दशा आएगी, वीनस के बाद सन की ही दशा आएगी, सन के बाद उसकी, तो वो आपको सारा ऑर्डर पहले से याद है। आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ऐसे याद कर रहा हूँ फिर दूसरा कंफ्यूज करूँ। आप ऑर्डर एक बार याद करो, वैसे ही जल्दी याद हो। अब आप ये वाला चीज करेंगे, अब उन्होंने देखा ऐसा, उसके बाद तो ये आ गया यहाँ पे। उन्होंने ऐसे इमेजिनरी, जहां जहां पे एक फिक्स फॉर्मेशन दिख रहा था ना स्टार्स का, उसमें उन्होंने देखा 12 फॉर्मेशन मेन है, 12 प्रोमिनेंट है, सबसे प्रोमिनेंट। तो 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो हमने बनाया, मैंने बताया ये इलेक्ट्रिकल पाथ है, ये जो स्ट्रेट लाइन बना दी है मैंने, 6 7 8 9 10 11 ये 12 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। जो भी मेन आपको उसमें दिखे, जितने जानवरों की शक्लें उन्हें दिखाई दी, उन्होंने उस तरीके से, या कोई भी एक इमेज बनती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने चेंज कर दिया इसको, ऐसे 12 हिस्सों में बांट दिया। अब आप लोगों को राशियों के सीक्वेंस याद है, एरीज टू पाइसेस, किसी को याद है? थोड़ा बहुत। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो बनाया, अब यहाँ पे किसी भेड़ की एक, रैम बोलो या शीप बोलो या भेड़ बोलो, रैम जो है, रैम की एक शेप दिखी स्टार्स की, तो उसको सिंबल दे दिया वो रैम वाला, और वो भेड़ वाला, उसको नाम भी हमने दे दिया एरीज। तो पहला जो साइन बनता है वो बनता है एरीज, दिस इज एरीज। तो फर्स्ट डिवीजन जो किया हमने, अब ये 360 डिग्रीज का है पूरा यूनिवर्स, 360 डिवाइडेड बाय 12
तो कितना हुआ? 30 इतना मुश्किल कैलकुलेशन है, 30 है। तो एवरी साइन इज 30 डिग्रीज, एवरी साइन इज 30 डिग्रीज। ये 360 डिग्री यूनिवर्स डिवाइडेड बाय 12 इज 30 डिग्री, ईच साइन इज 30 डिग्रीज। हर राशि का जो डिग्री है वो है, वो हर राशि 30 डिग्रीज की है। इक्वल बांट दिया हमने, इक्वल, कोई लड़ाई नहीं करी, आराम से। यहाँ पे एरीज में भेड़ दिखा, हमने भेड़ बना दिया एरीज। एरीज के बाद फिर दूसरा दिखा हमें, बुल दिखा, बुल का मतलब टॉरस, तो हमने दूसरा साइन बना दिया टॉरस। अब इसमें हिंदी के नाम भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको क्या है ना, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो सबसे पहले 2-4 हिंदी के वर्ड ऐसे यूज करता है, एंड देन यू आर सरप्राइज, ओह माय गॉड व्हाट आई, अब क्या बोलूं मैं, कि अष्टम भाव में शनि बैठ के वक्री हो गया है, उस पर दृष्टि डाली हुई है, आपने कहा पता नहीं क्या बोल दिया इसने, मेरे तो गड़बड़ और परेशानी। अब ये परेशानी नहीं है, उसने हिंदी में बोला, और कौन सी राशि में होकर वो ऐसा देख रहा है, उस राशि को खराब कर दिया, यहाँ खराब कर दिया, वो सब चीजें बोलेगा। तो एरीज हो गया मेष राशि, ठीक है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं मेष राशि, एरीज इज मेष। टॉरस इज वृषभ, थर्ड इज जेमिनी। जेमिनी में मिथुन राशि इसको बोलते हैं, इसमें लड़का लड़की टाइप की कुछ, लड़की लड़का ऐसे कुछ बना हुआ है, आकृति है, ट्विन्स इसमें है। तो अब क्या, बड़ा सिंपल, आपको जिस राशियों का नेचर जानना है, कितना आसान है। भेड़, रैम, तो मतलब एरीज वाले क्या होंगे, भेड़ चाल, सब भेड़ चाली है सबके सब, ये भेड़ जैसे होता है, जैसे काम होता है ना, वैसे काम करेंगे। टॉरस मतलब बुल, बुल मतलब बुल कैसा होता है, when provoked, तो वो फिर बुल फाइटिंग, बुल इज लाइक दिस ओनली, तो बुल सिमिलरिटीज, मतलब वो सिमिलरिटीज देखिए, वो ऐसे राशि वाले जो लोग हैं उस तरीके के होंगे। जेमिनी इज मिथुन, देन कम्स योर कर्क राशि, कैंसर। अभी मैं इसमें नंबर डाल रहा हूँ एक एक, 1 2 3, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अभी कल मैं नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आपसे 4 नंबर का मतलब क्या है, तो आपको बताना कैंसर। मुझे राशियों से मतलब नहीं, कौन सी राशि है वो आप याद रखो, मुझे नंबर से मतलब। ओके। सेकंड शॉर्टकट इज लर्निंग ऑल द नंबर्स, आपको नंबर याद होना चाहिए कौन सा नंबर है। मतलब 8 नंबर स्कॉर्पियो, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए 8 नंबर का स्कॉर्पियो है, कुछ और नहीं। तो वो ऐसे नंबर याद करने, आपको नंबर्स के साथ याद करने राशियों में। तो कर्क राशि इज 4, देन कम्स लियो, सिंह राशि, सी, देन कम्स वर्गो इज योर कन्या राशि, एक लड़की बनी हुई है वर्गो। सिंह मतलब अब देखो कितना इजी है, सिंह लियो में, लियो का अब एक जैसे न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 डेस्टिनी को बोलते हैं, वैसे सिंह राशि, इनके राशि भी आपको पता है, सिंह राशि। फिर आगे कन्या राशि, फिर उसके बाद कौन सी है, लिब्रा, तुला राशि, तुला। बड़ा मजा आएगा तुला राशि पढ़ने वाला। तुला का बैलेंस क्या है, उस तराजू बनाते हैं, तराजू। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तुला राशि के असेंडेंट वाले लोग जो है वो क्या है, वो सारे पागल हैं, तो वो आपको वो कैसे, ठीक है। तो मतलब तुला राशि, तुला सन या मून सर है, तुला सन या मून मतलब ये सन के हिसाब से तुला वाले पागल होते हैं या मून के हिसाब से? हम तो एसेंडेंट के हिसाब से, ना सन ना मून। अच्छा, असेंडेंट हमारा अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग वो है। सन मून तो आप पढ़ ही लेंगे, अब लिंडा गुडमैन उठाएंगे तो आपको सन दिख जाएगा, और मून राशि वाले कितने हैं तो रोज बताने के लिए हमारे पास बहुत नॉलेज है। हाँ। और हर रोज कौन सी राशि में क्या होने वाला है, ये सबके बारे में पता है। मुझे समझ नहीं आती लोग इतने कैसे बोल सकते हैं, मतलब आई एम अनेबल टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट। हाउ कैन समवन प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ 65 करोड़ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, कि मेष राशि वाले आज ये करेंगे और सारे यही करेंगे। चलो इंडिया का ले लो, 10 करोड़ लोग तो हैं एक राशि में, भाई 130 करोड़ लोग हैं, 12 राशियां हैं, एक 10 करोड़ में चलो छोड़ देता हूँ, बच्चे और छोड़ निकाल दो, जस्ट बॉर्न 5 साल से पहले, बट 120 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 राशि, 10 करोड़ लोग, क्या सबकी राशि में एक जैसा होगा क्या? एंड पीपल बिलीव इट। मजे की बात और है, आप माने यहाँ मेरी राशि ये है तो इसका मतलब मेरे साथ ये होने वाला है, या मेरी राशि शनि भारी हो रहा है, 7.5, अरे 50% 60% लोगों की ऑलरेडी सबकी चल रही 7.5।
तो अब सबकी सबकी लाइफ ऐसी प्रॉब्लम, साढ़े साथी सबकी। खैर एनीवेज, तुला पे पहुंचे हम लोग। इसके आगे कौन सा आएगा? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि है ये। वृश्चिक राशि हम मोदी जी की ये असेंडेंट है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है। वैसे वो उनका मून है, तो स्कॉर्पियो में जिसका भी मून मिलेगा आपको एसेंडेंट में, वो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझेगा। और इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर भी मिलेंगे आपको यूट्यूब पे बताने के लिए कि देखिए ऐसा है, स्कॉर्पियो में मून कितना है, कितना पावरफुल होता है। खैर, तो वृश्चिक हो गया। अब आ गया है वृश्चिक के बाद कौन सा आएगा? धनु राशि। सैजिटेरियस। सैजिटेरियस कौन सा नंबर हुआ? सैजिटेरियस 9। सबको अभी से याद है नंबर, बहुत अच्छी बात है। सैजिटेरियस धनु राशि हो गई। अब इन बेचारों की साढ़े साथी चल रही है, क्या करेंगे ये लोग? अब ये 9, 10, 11 नंबर की साढ़े साथी चल रही है। अभी स्कॉर्पियंस की साढ़े साथी खत्म हुई। बड़ा ही बहुत मजा आया था जब ये फरवरी में खत्म हुई साढ़े साथी स्कॉर्पियंस की, और ये शुरू हुई किसकी? 11वें नंबर की। तो बहुत सारे टीवी चैनल पे, क्योंकि आए डिबेट्स आए, लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस आए कि स्कॉर्पियंस के ऊपर तो कौन सा पहाड़ खत्म हो गया। जिसकी भी, जो भी स्कॉर्पियन राशि वाले हैं, उनकी जिंदगी में पता नहीं कितनी बाहर आने वाली है, कितना कुछ अच्छा होने वाला उनकी लाइफ में, क्योंकि उनकी साढ़े साथी खत्म हो रही है। और इनकी कौन से थे 11 नंबर वाले? कौन से हुए? मकर राशि। मकर राशि वालों की साढ़े साथी शुरू हो रही है। तो वो नहीं, सॉरी, कुंभ राशि, एक्वेरियस की। कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी शुरू हो रही है, और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम। और हुआ क्या? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम। कोरोना आ गया, सारा लॉकडाउन हो गया, मार्च में आ गया, और अप्रैल में सारा लॉकडाउन हो गया, सारी भविष्यवाणियां फेल। अभी क्या मतलब उन सब चीजों का? बट खैर एनीवेज वी विल डू, वो भी करेंगे। 9 नंबर है सैजिटेरियस। उसके बाद आता है कौन सा? 10 नंबर कौन सा है? मकर राशि। कुंभ। मकर राशि। मकर का क्या हुआ है सिंबल? क्रोकोडाइल। मकर इज मगरमच्छ। तो क्रोकोडाइल की क्या हरकत होती है? क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं ना, तो बहरूपी है। जितने मकर राशि वाले लोग हैं सब, अब कह सकते हैं, सबको तो नहीं बोल सकते हम सारे वो वैसे होंगे, बट मकर इज योर कैप्रिकॉर्न और फिर एक्वेरियस। एक्वेरियस इज कुंभ राशि। उसके बाद आ गया आपका पाइसेस और मीन राशि। 11 नंबर कुंभ हो गया, 12 नंबर मीन। तो एरीज टू पाइसेस आपको सारे नाम याद होने चाहिए, और नाम से ज्यादा नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, एरीज टू पाइसेस सारी आपको नाम के साथ। नाम जरूरी नहीं है। 12 नंबर का मतलब क्या है? 12 नंबर मतलब पाइसेस, 1 नंबर एरीज है। तो आपको नंबर, क्यों नंबर याद होने चाहिए? क्योंकि हॉरोस्कोप में आपकी कहीं राशियां नहीं लिखी होंगी, नंबर्स लिखे होंगे। जब भी आप हॉरोस्कोप देखेंगे उसमें नंबर लिखे होंगे, सारे में 1 to 12 नंबर्स लिखे होंगे। वो जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो राशियां हैं, और जहां नंबर लिखे हुए हैं वो हाउसेज हैं। ठीक है, तो जहां नंबर लिखा हुआ है वो हाउस है। अब वो एक जल्दी से, क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेरा खुद का मानना है, मतलब मेरे टीचर ने अगर मुझे पहले दिन हॉरोस्कोप नहीं दिखाया, वो मैंने हाथ से नहीं ड्रॉ किया, मेरे को मजा नहीं आएगा। तो मतलब मैं आई ऑलवेज फॉलो कि मैं लास्ट में आपको एक हॉरोस्कोप जरूर आपको बनवा देता हूँ। तो ये हो गया, ये क्लियर है आप लोगों को। नंबर्स याद रखने सारे आपको, ऑल नंबर्स फॉर एवरी साइन इज इम्पोर्टेंट। और आज ही अपना आप लोग हॉरोस्कोप बना देंगे अपने एस्ट्रोसेज। अगर किसी को नहीं मालूम तो अपना डाउनलोड कर ले। मैं एस्ट्रोसेज वालों से बोलता हूँ ये पैसे दे, मैं काफी एडवर्टाइज कर रही हूँ। आप कहीं से भी वैसे कर सकते हैं, चलो छोड़ो, नहीं करते। आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, या नेट पे अपना हॉरोस्कोप डाउनलोड देखें, आपको रॉयल्टी मांग लो सर। रॉयल्टी कुछ नहीं देने वाले, उसको मालूम है खुद जो दे रहा है उसका। लेकिन एक वो है, उसका वेबसाइट पे उसका कैलकुलेशन अलग आता है, और ऐप पे अलग आता है। तो जस्ट भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेबसाइट से कैलकुलेट कर, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका ऑथेंटिक है। तो अपना हॉरोस्कोप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप वैसे आपने डाउनलोड करना अपने फोन पे आप कर लीजिए और निकाल लीजिए। कुछ एक केसेस में गड़बड़ देखिए। अब ये हम बनाने जा रहे हैं हॉरोस्कोप, नॉर्थ इंडियन स्टाइल पढ़ेंगे हम लोग।
तो नॉर्थ इंडियन ही करेंगे, सब जगह नॉर्थ इंडियन ही आजकल, साउथ में भी नॉर्थ इंडियन ही ज्यादा चल रहा है। इस तरीके से आप अपना हॉरोस्कोप, एक ये हॉरोस्कोप का मतलब बेसिक वो है। इसमें नंबर्स पड़े होंगे कहीं पर भी, कोई सा भी नंबर हो सकता है कहीं, मतलब स्टार्ट ये जो है दिस इज योर फर्स्ट हाउस, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट हाउस है, एंटी क्लॉकवाइज हाउसेस चलेंगे, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड। अब क्या है ना, इसको हमने फोटो खींचा, स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट तो स्टार का है, उसको इंटरप्रेट करके हमने कागज पे डालना है। तो 12 राशियां हैं, 12 राशि को कहाँ डालेंगे, 12 घर देने पड़ेंगे ना, 30 डिग्रीज का एक एक घर देना पड़ेगा। तो ये समझिए 360 डिग्री का आपका यूनिवर्स है पूरा का पूरा, प्लॉटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और 360 डिग्री का हमने 12 में डिवाइड कर दिया, तो 30 डिग्री ईच का एक साइन के हिसाब से एक घर बन गया, हाउस। तो ये हाउस है उस राशि का घर। ये 4th हाउस है, ये 5th हाउस है, ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड दिस इज 12th। मैं रोमन नंबर में लिख रहा हूँ क्योंकि रोमन नंबर में ही आपको, इसको आप भी लिखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा आगे जाके। इसको अभी आप याद कर सकते हैं या बाद में याद करना चाहे बाद में याद कर लीजिएगा 1-2 क्लास के बाद, क्योंकि हम हॉरोस्कोप पे आएंगे, अभी हाउसेस पे आएंगे एक नेक्स्ट क्लास में कि कैसे करना है, या नेक्स्ट उसमें हम लोग पूरा करेंगे। तब तक आप याद कर लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया कि ये हाउसेस हैं। अब आप लोग अपने हॉरोस्कोप में देखिएगा मून कहाँ पर है, मून कौन, और यहाँ पे नंबर लिखे होंगे है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, न्यूमेरिकल, रोमन नहीं न्यूमेरिकल, 9 10 11 एंड 12। ऐसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हाउस में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नंबर्स आपके होंगे, तो नंबर्स आपके लिखे होंगे हर जगह। अपने हॉरोस्कोप में आप देखिएगा मून कहाँ पे, कौन से नंबर में है। मून जिस भी नंबर में है, नहीं कौन से हाउस में, 10 हाउस, उसमें 10 लिखा हुआ है कि इसके हिसाब से 10th हाउस यहाँ पर मून है कि कौन 10th नंबर पे, नहीं अभी ऐसे नहीं दिखता। I can't see this. You have to tell यहाँ पे very, अभी सेकंड, सर यहाँ पे अभी सेकंड लिखा है, वहाँ पे 10 लिखा है, मतलब मून है यहाँ पे ना, हाँ जी इधर, हाँ, यहाँ मून, तो उसमें नंबर कौन सा पड़ा हुआ, 10 पड़ा हुआ। तो ये मतलब कि इनका जो हॉरोस्कोप है वो 9, यानी कि कौन सा असेंडेंट हुआ, 9 का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड असेंडेंट। तो असेंडेंट का क्या मतलब है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, असेंडेंट क्या होता है कैसे। 9th का मतलब क्या, सैजिटेरियस, 9 का मतलब सैजिटेरियस, ठीक है। और मून कहाँ पर है, मून 10 नंबर में यहाँ पे। इसका मतलब जिस भी हाउस में आपका मून है वो आपकी राशि है, ठीक है। जिस भी घर में मून है उसमें जो भी नंबर पड़ा है, हाउस भूल जाइए, जहां पर मून देखिए MO लिखा होगा मून में, और जिस भी उसमें कौन सा नंबर है वो आपकी हिंदी के हिसाब से राशि, ठीक है। तो 10th वाला जो भी साइन है, मकर राशि है या कैप्रिकॉर्न है या जो भी आप उसको बोले, तो 10 नंबर आप लोग अपना अपना हॉरोस्कोप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कौन सी राशि है, 2 चीजें मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में बतानी है। पहले हाउस में कौन सा साइन है, कौन सा नंबर पहले साइन में उसमें लिखा, तो मतलब वो असेंडेंट होगा। असेंडेंट क्या होता है, कैसे देखते हैं, क्या चीज है असेंडेंट के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, असेंडेंट क्या, कैसे, क्या चीज। बट अभी ये जो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर है वो आप देख लीजिएगा कौन सा नंबर लिखा है, और ये मून कौन से नंबर में है, मून जिस नंबर में है वो नंबर आपका राशि। तो इसलिए नंबर आपको देखने जरूरी है, नंबर याद करने जरूरी है। तो आज 2 होमवर्क है, प्लैनेट्स का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का रट्टा मारना आपने, पूरा उसी ऑर्डर में याद होना चाहिए सारे प्लैनेट्स, और राशियों के नंबर याद होने चाहिए, कौन सी राशि का नंबर क्या है। वेरी इजी, कुछ ज़्यादा होमवर्क मुश्किल नहीं, इससे ज़्यादा आपको मुश्किल ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, ना आपको
ज्यादा और मैं याद करने के लिए कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, नक्षत्र के नाम नहीं बोलूंगा मैं याद करने के लिए, मुझे भी नहीं याद 27 नाम है, कोई जरूरत भी नहीं उसकी, यूज भी नहीं। सामने वाले को इंप्रेशन मारना ये अच्छा कि क्या है, तो आप बाद में जब एडवांस कर लेंगे उसके बाद आप याद करते रहिएगा कि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये हो गया या वो हो गया, ये नहीं है, उस चीज का कोई मतलब नहीं। तो दो चीजें, ये हॉरोस्कोप हमने बनाया आपका, ये हॉरोस्कोप क्या, आपने फोटो खींची, उस फोटो को प्रेजेंट से स्टार्स की फोटो नहीं बन सकता हॉरोस्कोप, आपको पूरी स्क्रीनशॉट आपने लिया 360 डिग्री का। मजे की बात ये कि आपने 2 डायमेंशनल नहीं लिया कि यहाँ से नीचे फोटो खींचा तो आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट मिला, आपने 360 डिग्री का पूरा ज़ोडिएक का एक, हाँ पैनोरामिक, पूरा पैनोरामा 360 डिग्री बनाया। और वो 360 डिग्री को आपने प्लॉट किया एक पेपर के ऊपर। वो पेपर में अब क्या प्लॉट करना है हमने, अभी हमने दो चीजें प्लॉट करनी, दो चीजें समझी भी नहीं, अभी एक ही चीज समझी, हमने साइंस को उठा के हमने 12 जगहों में डालना है, प्लॉट करना। 12 साइंस है ना, 12 सी, मैं राशियां नहीं बोलूंगा, आई विल यूज द वर्ड साइंस ओनली, ठीक है, क्यों 12 साइंस हमने डालने। हाउसेस और साइंस में थोड़ा सा आपको इनिशियली आएगा कंफ्यूजन, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया कि हाउसेस कैसे लिखने हैं, आपने रोमन नंबर में हाउसेस लिखने हैं और न्यूमेरिकल में आपने राशियां लिखनी है। हाउस नंबर कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं होंगे, ये याद करने वाली चीज, ये आपको याद करना भी मत करिए, आज जितनी जो इतना बोला उतने करिए, नेक्स्ट क्लास के बाद याद कर लेना हाउस नंबर्स, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स कहीं लिखे नहीं होंगे, बट ये वाला हाउस जो है बीच वाला, दिस इज योर फर्स्ट हाउस। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट उल्टा करके सारे हाउसेज ऐसे, तो फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, तो वो ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे। जितने हॉरोस्कोप आप देखेंगे आपको याद धीरे धीरे हो जाएंगे, नॉट नेसेसरी कि आपको फर्स्ट डे सब कुछ याद हो, आराम आराम से। फर्स्ट डे जो याद करने वाली चीज़ है, मैंने दो चीज़ें वो बोली, आप प्लैनेट्स का ऑर्डर याद करिए और राशियों के नंबर, बस यही दो चीज़ें याद करनी है आपने, और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। और दूसरा, अपने अपने हॉरोस्कोप सब निकाल लीजिएगा, घर के जितने लोग हैं उनके भी निकाल लीजिएगा, सबकी राशियाँ आज ही आप बता सकते हैं किसकी कौन सी राशि है, हॉरोस्कोप देख के, कि जहाँ पर भी मून है, जिस नंबर में मून है वो आपकी राशि। वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं, आसान, अभी तक तो सब आसान चल रहा काम, अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे स्पीड, एकदम से नहीं याद कर सकते। बट ये आप समझ लो कि मतलब जैसे कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है, सूर्य कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है या कौन सी राशि में प्रवेश कर रही है, जो भी चीज है, ये प्रवेश करना और ये जो चीजें ना, इन सब, और कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आपको कभी भी कहीं आपने सुनी हो, जितनी भी एब्सर्ड हो, आपको लगता है क्या बकवास है, कैसी भी है, बट आपने कहीं सुना हो, किसी पंडित जी ने आपको बताया हो कि आपकी कुंडली में क्या है, ऐसे कोई भी वर्ड्स अगर हैं तो आप प्लीज वो वर्ड्स कहीं नोट कर लीजिएगा। हम किसी भी क्लास में मुझसे मतलब ये पूछ सकते हैं आप कि इन वर्ड्स का क्या मतलब, अगर वो अभी आपकी समझ में आ सकता है, आंसर में होगा तो मैं अभी दे दूंगा, अगर वो 4 क्लास के बाद आएगा तो मैं वही बोलूंगा, फिर हम उस टाइम पे उसको ले लेंगे, क्योंकि वो समझ में आना चाहिए ना कि प्लैनेट कहाँ पर क्या, उसका क्या मतलब, प्लैनेट्स का क्या मतलब, ये साइंस हमने पढ़े, इनका क्या मतलब, जो हमने 12 साइंस अभी देखे कि 12 राशियां हैं। अब लिंडा गुडमैन ने तो पूरी किताब छापी हुई है, इतनी मोटी किताब है, सब साइंस के ऊपर है, कॉलेज में वही पढ़ के, सब वही पढ़ते थे सारे लोग, सभी पढ़ते थे, सभी कॉलेज में वही चलती थी, अभी तक चलती है, अभी तक तो हाँ, तो लोग पढ़ते हैं, लोग इंटरेस्टेड है राशियां जानने में कि कैसी राशि। इनफैक्ट सभी एस्ट्रोलॉजी एस्पिरेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप लोग, यू आर इन अ वेरी ब्राइट प्रोफेशन, एज अ मतलब ब्राइट प्रोफेशन बोले तो, कि अब अगर आप कोई और कोर्स करते तो आपको पहले बताया जाता है ना उसका स्कोप क्या है, भाई उसको कोर्स करने का फ्यूचर क्या है, कि फ्यूचर क्या क्या चीज़ें, आप कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं अभी, तो आपको मैं बताता कि आने वाले टाइम में कितने कैसे कोडिंग होगी उस पर और क्या क्या चीज़ें होंगी, ऐसी एस्ट्रोलॉजी का मैंने आपको बताया नहीं स्कोप क्या है क्या नहीं है। वैसे आपको सब पता ही है पहले से कि हाँ बहुत स्कोप है इस चीज़ का, बट इसको टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कुछ साल हो गया होगा अब तो, शायद साल भर पहले के आसपास एक आर्टिकल आया था, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी एंड मिलेनियल्स। मिलेनियल्स बोलते हैं आपको जो बच्चे पैदा हुए 1990 या 2000 के बाद, उनको मिलेनियल्स बोलते हैं, ठीक है, तो उनको मिलेनियल्स आर हुक्ड
हुक्ड ऑन टू एस्ट्रोलॉजी। मतलब वो लोग आज की डेट में बच्चे जो हैं, अगर वो डेट पे जाएंगे किसी के साथ, तो उसका सनसाइन पहले चेक करेंगे कि ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, और तब वो जाएंगे। तो चूजिंग द पार्टनर दे विल, जितने आप लोगों ने शायद नहीं सोचा हो कभी सन साइंस या मून साइंस के बाद में, आजकल के बच्चे बहुत सोचते हैं। उसमें पूरा आर्टिकल था कितने ऐप्स हैं, कितने ऐप्स आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कितना टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो रहा है एस्ट्रोलॉजी पे, और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो दिस इंडस्ट्री इज मोर देन $30 बिलियन, उतनी बड़ी इंडस्ट्री। तो बहुत स्कोप है आपका। और ये आपको लगता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में कितना आप ग्रो कर सकते हैं क्या, और ये आपकी शुरुआत है, अभी आपने एंटर किया है। और ये ऑकल्ट का फील्ड ऐसा है कि इसमें आप एक बार घुसेंगे, आप यू कैन गेट इनटू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बहुत ज्ञान है, जिसे कहते हैं ना, दिस इज लाइक एंडलेस समुंदर है। आपको जो जितना लेना है, लेकिन रेलेवेंट लीजिए, सही सीखिए, बेटर है। क्योंकि अभी क्या, अभी हमारे क्लासरूम कोर्सेज नहीं हो रहे। जब क्लासरूम होते थे, जिसमें क्लासरूम में जब मैं करता था, तो उस टाइम जो दिल्ली में जितने लोग हैं वो जानते होंगे, दिल्ली वाले, कि एक स्कूल है भारतीय विद्या भवन, बहुत फेमस है एस्ट्रोलॉजी के लिए। उसमें कोर्सेज होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, भारतीय विद्या भवन में 2 साल का कोर्स होता है, ज्योतिष अलंकार का शायद है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी बताते हैं। उसमें क्या है, जो जहाँ पर भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, आपको ये बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी इनका मतलब क्या है, ये मतलब बहुत डिटेल में बताएंगे। अब इंटरप्रिटेशन आपका अपना है, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो आपके हाथ में, प्रेडिक्शन देना आपके हाथ में। हमने मतलब बता दिया आपको क्या है, आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, आप वो आप अपना समझो। तो वो प्रेडिक्शन बेचारे नहीं कर पाते, वो 2 साल वहां करने के बाद फिर वापस से सीखने आते हैं, तो वो नाड़ी सीखते हैं, वो लोग नाड़ी सीखते हैं। जब नाड़ी वो लोग सीखते हैं, तो हम लोग उनको वही कहते हैं, मतलब एक वही एग्जाम्पल था ना, वो बैडमिंटन खेलने का, 2 बच्चे थे, एक की दो जाते हैं एक कोच के पास, और एक माँ बोलती है कि इसने नेशनल स्टेट लेवल खेला हुआ, नेशनल कब खेलेगा, इसको सिखाना है बैडमिंटन। तो कोच बोलता ठीक है खेल लेगा, 1.5 साल लगेगा, खेल लेगा। दूसरा आता कि ये तो एकदम फ्रेश है, ये कब खेलेगा नेशनल, तो वो कहता है ये 1 साल में खेल लेगा। तो जो उसकी दूसरे की माँ होती है, जो स्टेट लेवल खेल चुकी होती है, तो वो बोलती है ये क्यों खेलेगा, इसको तो बैडमिंटन आता ही नहीं है, आप कह रहे हो 1 साल में सीख जाएगा, और जो स्टेट ऑलरेडी खेल चुका उसको नेशनल खेलने में 1.5 साल लगेगा। तो वो कोच वही कहता है पहले इसने जो सीखा है उसको पहले वो हटाना पड़ेगा, फिर वापस सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो सीखा है वो स्टेट लेवल के लिए काफी था, नेशनल के लिए नहीं। और ये शुरू से वही सीखेगा, तो 6 महीने का टाइम खत्म हो। तो वही वाली चीज है, द मोर यू स्टार्ट, सिंस यू आर स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजी विद दिस, और नाड़ी अगर आप करेंगे, तो वो आपका जो प्रेडिक्शंस करने का जो वो है ना टाइमिंग, उसको वो खत्म कर देता है। उसमें आप देख के, चार्ट देख के आप ऐसे ही बता देंगे अच्छा क्या प्रेडिक्शन है, कैसे करना। वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू प्रिडिक्ट एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन, नथिंग में। अगर एक्यूरेसी नहीं है प्रेडिक्शन में, गेस वर्क चल रहा है, तो कोई फायदा नहीं। मतलब अगर प्रेडिक्शन, अगर आप गेस वर्क ही कर रहे हैं कि वो नवांश में देखते हैं, दूसरे में देखते, डिविजनल चार्ट जैसे होता है 10 जगह देख के फिर कुछ आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी कहेंगे आपके मुंह से, यू कैन सी एवरीथिंग व्हाट यू से हैज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी। वो या तो सही होगी या गलत होगी, जो भी आप बोल रहे हैं, तो 50% प्रोबेबिलिटी होगी सही और गलत की। तो वो 50, तो आपको एस्ट्रोलॉजी आती है कि नहीं आती है, आप वैसे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ माई स्टूडेंट, पीछे उसमें न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट था, शी वाज बेस्ड इन कैलकाटा ओनली, तो उसने ऐसी बोला कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी किया, देन शी सेड सर ये रहने दो, न्यूमरोलॉजी ठीक है। शी वाज सो हुक्ड ऑन टू न्यूमरोलॉजी कि वो करके, मैं न्यूमरोलॉजी से ही प्रेडिक्शन दे रही हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट खोल कर को बेसिक समझ लिया। अभी उसको एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन जो है, उसको बोला कि हाँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और प्रेडिक्शन पूरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, सारा का सारा। तो इसलिए वो न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा है, दैट इज गुड, वही ठीक है। ये मेरे को झमेले में नहीं पड़ना इतना क्या, क्योंकि कुछ लोग का भी अब जब हाउसेज और वो पढ़ेंगे ना साइंस, तो थोड़ा एक क्लास का कंफ्यूजन है, उसके बाद वो भी क्लियर हो जाता है, वो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट देन जनरली पीपल से यार यार इतना कुछ है इसमें करने के लिए। हाँ इसमें कंटेंट, इसमें मटेरियल बहुत है, बट आई विल नॉट कंफ्यूज यू। मैं सिर्फ आपको रिलेवेंट जो चीज़ है वही बताने वाला हूँ, जितना काम आएगा वही हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो काम नहीं आएगा हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चीज़,
जो चीज आपको सॉफ्टवेयर ने, टेक्नोलॉजी ने इजी कर दी है, हम उसको कॉन्सेप्ट समझेंगे सिर्फ, विल नॉट गेट इनटू कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन में पढ़े कि कौन सा कैसे करना है, वो कोई यूज नहीं है, आपने कभी करोगे नहीं। आप यूज ही नहीं करोगे, जब यूज नहीं करोगे तो उसको पढ़ने का क्या मतलब। आपने यूज वही करना, सॉफ्टवेयर लेना, उसमें डिटेल्स डालना और सामने आ। किसी के पास टाइम नहीं है आज की डेट में कोई पंचांग देखने का। पंचांग देख के आपने क्या बताना है, कोई नहीं देखता, नोबडी सीज पंचांग। तो सर ये ऐप में अगर हम अपना डेट डालेंगे तो ये होरोस्कोप बन के आ जाएगा और उसमें से हमको मून साइन देखना है हमारा। हाँ बिल्कुल। तो उसमें टाइम भी डालना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये तो बेसिक हो गया ना, 3 इनपुट लगते हैं, टाइम, प्लेस और डेट। मुझे कंफर्म करना पड़ेगा मम्मा से। कोई नहीं, आप कंफर्म कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो आप लर्निंग सेक के लिए कोई भी बना लो, जब अपना एक्चुअली वो देखना होगा, वो एडवांस में आप देखोगे तो फिर उसमें आप फिर एक्चुअल क्या, फिर तो फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी एक चीज होती है, वो भी आप कर सकते हैं कि अगर टाइम सही नहीं है तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। अच्छा। वो खैर एडवांस में सीखा जाएगा, वो एडवांस में करते हैं। वही मेरे हस्बैंड का जो मैंने आपको बताया, हाँ, डेट और टाइम, डेट टाइम सब मिल जाएगा है उसमें। नहीं उसमें उसके हिसाब से मैच कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मैच हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी के अंदर इट कैन बी मैच्ड। पूरे इवेंट्स आप खुद ही कर सकते हैं, जब एडवांस सीख लेंगे आप खुद ही एकदम डिटेल में। अच्छा इस साल प्रमोशन हुआ था तो इस साल प्रमोशन में कौन से नंबर से क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो पूरा डिटेल में खुद कर सकते हैं आराम से। बहुत टाइम लगता है, बट टाइम रेक्टिफिकेशन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन नहीं, इवेंट मैच करने पड़ते हैं ना। अच्छा फिर 5 मिनट आगे करते हैं, फिर 10 मिनट पीछे करके देखते हैं, फिर कैसा करना है उस चीज को टाइमिंग निकालने में, एग्जैक्ट टाइमिंग आना जरूरी है। तो वो चीज है। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आया हो आज एस्ट्रोलॉजी में। मैं मिस किया? कुछ मिस नहीं किया आपने, हम लोग ऐसी गप्पे मार रहे थे। ठीक। कोई कुछ नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। हाँ वो हो गया, बस ये अपना मून साइन आपको बताना है अभी, और सारे नंबर्स का आपने बताना है, टोटल हर नंबर का क्या है, और वो सब चीज बतानी है, और कुछ ज्यादा नहीं किया हम लोगों ने। तो ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ जाएंगे हम लोग, ज्यादा पता भी नहीं चलेगा कि आपने एस्ट्रोलॉजी ऐसा सीरियस सब्जेक्ट पढ़ लिया, और सीरियस है भी नहीं बना रखा। दैट्स लाइक इट्स लाइक क्रिएटेड, यू आर लर्निंग समथिंग वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाएगा, हर चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग बात करें। एंड एनी टर्म विच यू थिंक you should be knowing, please let me know. Don't hesitate to ask any as stupid as a question, कोई भी हो, please don't hesitate. Don't think ये बहुत ही बचकाना लगेगा, ये कैसा लगेगा, please ask any question, because हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन है वो किसी और का भी हो, एंड वो भी वही सेम सोच रहा हो कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट नहीं, आप प्लीज आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। नेक्स्ट शेड्यूल क्या रहेगा अभी वो नहीं मिला, माने कब कब क्लास होगा? नेक्स्ट शेड्यूल आपका फ्राइडे है, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगा क्लास, सेम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अच्छा हाँ, तो अभी फ्राइडे होगा सेम टाइम? हाँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगा क्लास। आई विल ट्राई टू शिफ्ट इट टू, अगर होता है तो, और कर लेंगे हम लोग। नहीं मतलब ट्यूसडे थर्सडेज में सोचा था, उसमें एडवांस कर सकते हैं। शुभदा कैन यू मैनेज दिस? सर आप करेंगे तो अच्छा था। आप करेंगे तो अच्छा था, ठीक है। तो शी इज लर्निंग ग्राफोलॉजी एट द सेम टाइम, उससे पहले वाला क्लास 4 to 6 वो था, 6:30 से ये था। रह जाएंगे। बट दीज आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में सब लोग भूखे रह जाएंगे बस। हाँ घर में सब लोग भूखे रह जाएंगे। एक्चुअली आज मेरा भी वही हो गया, 4:30 to 6:30 मीटिंग था, और वहाँ मीटिंग चालू था और यहाँ शुरू हो गया, वो थोड़ा डिले हो गया। अच्छा। तो मतलब 4:30 से यही सीट पे पकड़ के अभी किचन भागना पड़ेगा। हाँ मेरा भी वही। चलो ठीक है। नहीं, इफ यू थिंक तो हम लोग उसका ड्यूरेशन वी कैन रिड्यूस इफ यू वांट, एंड उसका नंबर ऑफ क्लासेस हम बढ़ा सकते हैं। बट वो मजा नहीं आता, उसमें मजा नहीं आता, वो जब फ्लो में जब तक सब्जेक्ट पूरा नहीं होना तब तक मजा नहीं आता। वेरी ट्रू सर। तो पूरा वो कर लेते हैं, चलो ठीक है ऐसे रहे, नहीं करना ठीक है। आई विल सी, आई बिकॉज़ आई हैव टू एडजस्ट माय सेकंड नेक्स्ट क्लास, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीक अगर चेंज होगा तो होगा, अभी इस वक्त तो फ्राइडे को ही है, इस वक्त फ्राइडे को ही नेक्स्ट क्लास इज फ्राइडे, तो प्लान करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।